हेलो गाइस, तो स्वागत है आप लोगों को सोल एंड 2 की एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा, सोल फाइटिंग कंपटीशन का 4th क्वार्टर फाइनल मैच स्टार्ट हो गया था, जो कि टैंक सेट वर्सेस स्नो डीमन सेट के बीच में होने वाला था। जहां पहली फाइट में यूहो आगे आते हुए स्नो डीमन सेट के दो वॉरियर्स को हरा चुका था, लेकिन तीसरे राउंड के लिए आता है स्नो डीमन सेट का आउटियान, जो कि पावरफुल होने के साथ साथ स्नो डीमन सेट का लीडर भी था। आउटियान की पावर का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यूहो ने उसे हराने के लिए अपना पूरा दम लगा दिया था, पर फिर भी वो उसका ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाता। इसलिए यूहो वहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ उसकी बॉडी के अंदर अपने पॉइजन को इंजेक्ट कर चुका था। हालांकि यूहो को लग रहा था कि इससे आउटियान को हराना आसान हो जाएगा, लेकिन जब सेकंड राउंड के लिए ज़ेव उसका मुकाबला करने के लिए आगे आती है, तो वो ज़ेव को भी वहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ हरा चुका था। खैर, उसके बाद बारी आती है जू ज़ेंगशी की, जो कि अपना पूरा दम लगाते हुए आउटियान को बेहोश कर चुका था। हालांकि इस सब में जू ज़ेंगशी की अपनी हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो आउटियान को हराने में कामयाब हो गया था, जो देखकर प्रिंसेस वाना वहाँ पे अपनी हार मान लेती है। जिसके साथ ही टैंक सेट को पूरे 7 पॉइंट मिल चुके थे। जिसके बाद अब सभी लोगों की नजरें टीम बैटल के ऊपर टिकी हुई थी, क्योंकि टीम बैटल के बाद ही डिसाइड होने वाला था कि सेमीफाइनल के अंदर कौन सी टीम जाएगी, क्या वो टैंक सेट होगा या फिर स्नो डीमन सेट। ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला था। इवन ऑडियंस के अंदर बैठे हुए लोग भी इस बैटल को देखने के लिए बहुत ज्यादा पुरजोश दिखाई दे रहे थे। खैर, उसके बाद दोनों ही टीम्स के लोग आमने सामने आ जाते हैं। हालांकि स्नो डीमन सेट बहुत ज्यादा पावरफुल था, लेकिन टीम बैटल के मुकाबले में टैंक सेट को हरा पाना उनके लिए भी इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला था, और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। टैंक सेट यूहो की मदद से स्नो डीमन सेट को पूरी तरह से हरा चुका था, जिसके साथ ही टैंक सेट सेमीफाइनल के लिए भी क्वालिफाइड कर जाता है। जो देखकर तो टैंक सेट के सपोर्टर्स वहाँ पे चिल्लाते हुए पूरे अरीना को सर पे उठा चुके थे। खैर, उसके बाद प्रिंसेस जिया एक छोटी सी मीटिंग रखती है, जिसमें वो प्रिंसेस वाना के साथ साथ शर्क अकेडमी और टैंक सेट को भी इनवाइट करती है, और उन्हें बताती है कि कैसे क्राउन प्रिंस अपनी चाल चलते हुए मिंगडू सिटी को चारों तरफ से घेर चुका है। उसे बस कंपटीशन के ओवर होने का इंतजार है। एक बार कंपटीशन खत्म हुआ तो फिर वो अपने असली रूप में आते हुए हमारे ऊपर हमला कर देगा, और अगर ऐसा होता है तो एक कभी न खत्म होने वाली जंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन मेरे पास एक रास्ता है, क्यों ना इस जंग के स्टार्ट होने से पहले ही हम लोग क्राउन प्रिंस को जान से मार दें। अगर क्राउन प्रिंस ही मर गया तो ये भयानक जंग भी स्टार्ट नहीं हो पाएगी। ऐसा होने से सन लू एम्पायर के अंदर एक सिविल वार छिड़ सकती थी, पर ये बहुत ही बड़ा फैसला था। इसलिए टैंक सेट के साथ साथ शर्क अकेडमी भी थोड़ा समय मांगती है, जिसपे मिस जी अपना ट्रम्प कार्ड चलते हुए उन लोगों से कहती है, तुम लोगों की शर्क अकेडमी की एक मेंबर से आउट होली चर्च का साथ दे रही है, इसलिए तुम लोगों को इसमें इन्वॉल्व होना ही होगा। खैर, अगले दिन 2 सेमीफाइनल्स होने वाले थे, पहला शर्क अकेडमी और हेमली गेट के दरमियान, और दूसरा टैंक सेट और होली स्पिरिट चर्च के बीच में, जहां पहली फाइट मिस वांग की और यू टियानलोंग के बीच में होती है। जैसे मिस वांग की बहुत ही बुरी तरह से हराते हुए उस फाइट को जीत लेती है, जिसके साथ दूसरा सेमीफाइनल भी वहां पे स्टार्ट हो जाता है, जहां पे मिस्टर बीबी सबसे पहले आगे आकर बहुत ही बहादुरी के साथ होली स्पिरिट चर्च के वॉरियर्स का मुकाबला करते हुए पहले दोनों वॉरियर्स को हरा देते हैं। जिसके बाद अगली फाइट के लिए मिस टेंगिया आगे आती है, जिसका मुकाबला करते हुए मिस्टर बीबी अपना पूरा दम लगाकर उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था, पर मिस टेंगिया तो इवल एनर्जी के हाथों पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। इवन वो तो अपना स्पीयर मिस्टर बीबी के सीने में घुसा देती है, और मिस्टर बीबी भी अपने अटैक के चलते खुशी खुशी उस अटैक को अपने ऊपर ले चुका था। इसके चलते टेंगिया को धीरे धीरे वहाँ पे होश तो आने लगा था, पर उससे पहले ही होली स्पिरिट चर्च का कैप्टन वहाँ पे आते हुए मिस टेंगिया को बेहोश करके उसे वापस अपने साथ लेकर चला गया था। और अब बारी थी टीम बैटल की, जिसके लिए होली स्पिरिट चर्च सिर्फ अपने 4 ही वॉरियर्स को आगे भेजता है, जो देखकर यूहो भी वहाँ पे बैटल के दौरान ही अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए अपनी 16 आइज की सेकंड अवेकनिंग करवा देता है। और उसके बाद तो यूहो होली स्पिरिट चर्च के वॉरियर्स को बेवकूफ बनाता हुआ उन्हें ऐसे इल्यूजन के अंदर फंसाता है कि वो लोग अपने ही साथियों के ऊपर अटैक करते हुए उन्हें जान से मारने लगे थे। जो देखकर तो होली स्पिरिट चर्च का एक वॉरियर यान फेंग गुस्से से पूरी तरह से पागल हो गया था। इवन यूहो भी अब अपनी मेंटल पावर का इस्तेमाल करते हुए पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका था, जिसका मतलब था कि अब उसे यान फेंग का मुकाबला करने के लिए अपनी सोल पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इसके लिए यूहो मिस वांग की और वू डोंग की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए ट्रिपल फ्यूजन टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसके चलते यूहो अपनी गॉडली फॉर्म में आ गया था, और इस तरह यूहो होली स्पिरिट चर्च को भी हराने में कामयाब हो गया था। जिसके बाद रात को ही प्लान के अकॉर्डिंग और स्टार लू नेशनल एम्पायर आपस में अलायंस बनाते हुए क्राउन प्रिंस को जान से मारने के लिए उसके ऊपर हमला कर चुके थे, जिसमें दोनों ही एम्पायर्स को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि क्राउन प्रिंस उनके खतरनाक अटैक के बावजूद भी जिंदा बच गया था। लेकिन इस मौके का फायदा उठाकर यूहो ने बहुत ही चालाकी के साथ शर्क अकेडमी को अपने साथ मिलाकर एक और मिशन को सरअंजाम दिया, जिसमें वो सन लू एम्पायर के टायर वोल्ट के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां पे न सिर्फ उन लोगों को बहुत सारा रेयर मेटल मिला, बल्कि उसी के साथ साथ उन लोगों को वेपन ट्रेंस के बारे में भी पता चला, जिसे डिस्ट्रॉय करने के लिए यूहो ने वहाँ पे अलग अलग जगहों पे बम बिछा दिए थे। जिसके बाद वो वहाँ पे सारे सबूतों को मिटाता हुआ अपने क्लोन को वापस अपनी बॉडी के अंदर ले चुका था। आपने बिल्कुल ठीक समझा, यूहो ने उस मिशन को सरअंजाम देने के लिए अपने क्लोन को भेजा था, जबकि असल में तो वो अंडरग्राउंड सोल गाइडेंस कंपटीशन के फाइनल के लिए लड़ रहा था, और उस कंपटीशन को जीतने के लिए यूहो वहाँ पे एक ह्यूमन सोल आर्मर बना चुका था। जिसके बाद उसका मुकाबला एक लड़की के साथ होता है, जिसके पास एंजल की माचा सोल थी, इसलिए यूहो उसे जान से ना मारते हुए अपने स्पेक्ट्रल अंडर रियलम के अंदर भेज चुका था। जो देखा तो बाकी सभी को यही लग रहा था कि शायद यूहो उसे जान से मार चुका, इसलिए
इसलिए युवाओं का खौफ वहाँ पे चारों तरफ फैल गया था। सभी लोग युवाओं के नाम से भी डरने लगे थे और इस तरह युवा सोल गाइडेंस अंडरग्राउंड कंपटीशन को भी जीत चुका था और कंपटीशन जीतने के रिवार्ड में उसे सन मून डिवाइन गॉड नीडल आर्टिफैक्ट भी मिल गया था। लेकिन इसी बीच युवाओं के सानलू एम्पायर के अंदर बिछाए हुए बॉम्ब्स भी ब्लास्ट हो जाते हैं, जिसके चलते न सिर्फ उनका टायर हाउस पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था बल्कि उसी के साथ साथ सानलू एम्पायर को और भी काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा था, जिसके चलते बेचारा क्राउन प्रिंस तो पूरी तरह से बुखला गया था। ऊपर से इस मौके का फायदा उठाकर युवा अपने दोस्तों को लेकर वेस्टर्न सिटी की तरफ निकल गया था। लेकिन उन लोगों को एक जंगल को पार करते हुए आगे बढ़ना था, जिस जंगल के अंदर क्राउन प्रिंस ने जगह जगह पे ट्रैप्स बिछा रखे थे, जिसमें युवा और उसके दोस्त भी फंसते हुए जंगल में गोल गोल घूमने लगे थे। इवन काफी दिनों के सफर के बावजूद भी वो लोग उस जंगल से बाहर नहीं निकल पाते, क्योंकि भले ही युवा और उसके साथी अपनी चाल चलते हुए क्राउन प्रिंस को नुकसान पहुंचा चुके थे, पर अब बदला लेने की बारी क्राउन प्रिंस की थी, जिसने युवा और उसके साथियों को ठिकाने लगाने के लिए जंगल में जगह जगह पे ट्रैप्स और फॉर्मेशंस बिछा रखे थे, जिन्हें पार कर पाना युवा और उसके सभी साथियों के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था। खैर इसी तरह से वो सभी लोग वहाँ पे धीरे धीरे उन फॉर्मेशंस और ट्रैप्स को पार करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं, पर अचानक से वो सभी लोग वहाँ पे वैली ऑफ लव एंड पैशन के अंदर जाके गिरते हैं और ये सब वहाँ पे इतना अचानक से हुआ था कि उन लोगों को वहाँ पे समझने का मौका ही नहीं मिल पाता। मैं आपको बता दूं कि इस वैली ऑफ लव को गॉडेस ऑफ लव ने बनाया था और साथ ही साथ उसने वहाँ पे मरने से पहले काफी सारे ट्रायल्स भी बिछा दिए थे, जिनके बारे में युवा और वूटोंग को तब पता चलता है जब पहले ट्रायल में उन लोगों को एक ब्रिज को पार करते हुए दूसरी तरफ जाना था। लेकिन अभी वो दोनों वहाँ पे थोड़े ही आगे बढ़े थे कि उन लोगों को वहाँ पे अपने सामने से वंकी आते हुए दिखाई देती है और गॉडेस ऑफ लव के रूल के मुताबिक उन दोनों को वहाँ पे आपस में फाइट करते हुए किसी एक को हराकर नीचे खाई में गिराना होगा। यहाँ पे जो भी जीतेगा वो ट्रायल में आगे बढ़ सकता था, जबकि हारने वाले को और भी ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। पर युहाओ वंकी को खतरे में नहीं डालना चाहता था, इसलिए वो जानबूझकर वंकी से फाइट आते हुए अपनी हार मान लेता है और वूटोंग को लेकर नीचे खाई में जंप कर चुका था, जहाँ नीचे आने के बाद उन दोनों को वहाँ पे एक नया मिशन मिलता है, जिसके मुताबिक उन दोनों को मिलकर व्हाइट टाइगर मास्टर ड्यूक को बचाना था, जो कि असल में कोई और नहीं बल्कि युहाओ के फादर थे। पर युहाओ ये काम नहीं करना चाहता था क्योंकि उसे अपने पिता से सख्त नफरत थी। लेकिन अगर युहाओ इस मिशन में नाकाम हो जाता तो वो और उसके सभी साथी मारे जाते, पर युहाओ भला वूटोंग को कैसे मरने दे सकता था, इसलिए वो इस मिशन को पूरा करने का डिसाइड करता है और वो मास्टर ड्यूक से मिलकर उन्हें सारी सच्चाई बताते हुए कहता है कि सन मून एम्पायर अपनी एक बहुत बड़ी आर्मी के साथ हमारे ऊपर अटैक करने जा रहा है। युहाओ की ये बात सुनकर मास्टर ड्यूक भी उसकी बात मानते हुए अपनी आर्मी को जल्दी से वापस कैंप में जाने के लिए कह देते हैं। पर रास्ते में सन मून एम्पायर की आर्मी अपने सोल गाइडेंस टूल का इस्तेमाल करते हुए मास्टर ड्यूक की आर्मी के ऊपर आग बरसाना शुरू कर देती है, जिसके चलते वहाँ पे चारों तरफ भगदौड़ मच चुकी थी और इसी के साथ ही वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक जंग का आगाज हो चुका था, जिस दौरान युहाओ को अपने पिता का असली चेहरा दिखाई देता है, जो कि असल में एक बहुत ही ज्यादा अच्छे दिल के इंसान थे। वो अपनी आर्मी को बचाने के लिए उनसे जो कुछ हो रहा था वो सब कर रहे थे, जिसके चलते तो अब युहाओ भी दिल से अपने पिता की इज्जत करने लगा था। इस दौरान युहाओ को यह भी देखने को मिलता है कि सिर्फ उसके पिता ही अपनी आर्मी को लेकर वफादार नहीं है, बल्कि उनकी आर्मी भी अपने मास्टर को बचाने के लिए अपनी जान तक देने को तैयार थी और काफी सारे सोल्जर्स तो वहाँ पे मास्टर ड्यूक को बचाते हुए जान से मारे भी गए थे, जो देखकर तो युहाओ भी दंग रह गया था। खैर उसके बाद हम देखते हैं कि युहाओ वहाँ पे इसी तरह से उस हमले को नाकाम बनाते हुए अपने फादर यानी कि मास्टर ड्यूक को बचाने में कामयाब हो जाता है, जो कि लव गॉडेस का सेकंड ट्रायल था। और क्योंकि मास्टर ड्यूक की जान बचाकर युहाओ सेकंड ट्रायल को पास कर चुका था, इसलिए लव ऑफ गॉडेस उनके सामने आते हुए उन दोनों को तीसरे ट्रायल के अंदर भेज देती है और तीसरे ट्रायल की स्टार्टिंग में ही युहाओ का मुकाबला एक अनजान सोल मास्टर के साथ होता है, जो कि असल में कोई और नहीं बल्कि तंग सेन था। इसी दौरान हम युहाओ के साथियों को भी देखते हैं, जो कि कड़ी परीक्षा देते हुए धीरे धीरे वहाँ पे उन ट्रायल्स में आगे बढ़ने लगे थे, जिसमें सबसे ज्यादा फायदा युहाओ के दोस्तों का ही हो रहा था। इससे हमें इस बात का तो अंदाजा हो गया था कि गॉडेस ऑफ लव दिल की बहुत ज्यादा अच्छी है, पर ट्रायल के एंड होते होते ही एक ऐसी खतरनाक बैटल का आगाज होता है, जिसने मिस वंकी और वूटोंग दोनों को आमने सामने लाके खड़ा कर दिया था, जहाँ पे देखने से ऐसा लग रहा था कि मिस वंकी को खुद गॉडेस ऑफ लव कंट्रोल कर रही है, क्योंकि वंकी वहाँ पे अपने इमोशंस के ऊपर काबू ना पाते हुए वूटोंग को एक डेथ बैटल के लिए चैलेंज कर देती है। और युहाओ भले ही दूर से वहाँ पे खड़ा होकर ये सब देख पा रहा था, लेकिन वो वहाँ पे उन दोनों को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। अब आप सोच रहे होंगे कि उन दोनों को इस तरह से डेथ बैटल क्यों लड़नी पड़ रही है, तो मैं आपको बता दूं, गॉडेस उन दोनों को वहाँ पे एक बहुत बड़ा चैलेंज देते हुए कहती है कि अगर तुम दोनों युहाओ की जान बचाना चाहती हो तो उसके लिए तुम दोनों को इस डेथ बैटल को लड़ना ही होगा, क्योंकि इस बैटल में युहाओ की जान दांव पे लगी हुई थी। उन दोनों को वहाँ पे एक दूसरे के साथ फाइट करते हुए एक दूसरे को जान से मारना था। सिर्फ किसी एक के मरने पर ही युहाओ वहाँ पे बच सकता था और इसलिए वो दोनों वहाँ पे युहाओ की जान बचाने के लिए एक दूसरे के साथ फाइट भी स्टार्ट कर देती है, जिसके बाद हम लोगों को वहाँ पे उन दोनों के दरमियान एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक बैटल देखने को मिलती है। और इसी दौरान हमें वहाँ पे यह भी पता चलता है कि ये असल में कोई लव गॉडेस है ही नहीं, बल्कि ये तो एक इवल गॉडेस है, जिसने वहाँ पे लव गॉडेस की बॉडी के ऊपर कब्जा कर रखा था, जो कि किसी भी हालत में वहाँ पे युहाओ और उसके साथियों को वहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने देना चाहती थी। इसलिए वो सबसे पहले वहाँ पे युहाओ को अपना शिकार बनाते हुए उसे तड़पा के मारना शुरू कर देती है, लेकिन वो वहाँ पे युहाओ को जान से मार पाती उससे पहले ही वहाँ पे
गॉड किंग टंगसेन की एंट्री होती है, जो कि आते साथ ही वहाँ पे कोल्टून में इवल गॉडेस को हार मारने के लिए कहता है। पर इवल गॉडेस जो कि ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि टंगसेन एक गॉड किंग है जो कि मोटर रियलम के मामलों में चाहकर भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। पर वो बेचारी ये बात कहाँ जानती थी कि गॉड टंगसेन के पास गॉड इलेक्ट्रोलेक्स भी मौजूद है, जो कि नीचे जमीन पे आकर यूहो की बॉडी के साथ मैच होते हुए इवल गॉडेस को वहाँ पे जान से मार देता है। और ये सीन इस सीरीज का अब तक का सबसे बेस्ट सीन था। पर इसी दौरान हम देखते हैं कि वुटोंग तो वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घायल हो चुकी थी, जिसके बचने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम दिखाई दे रहे थे। इसलिए यूहो वहाँ पे उदास होकर उसे लेकर वापस होंगटियन सेक्ट में आ जाता है। पर वहाँ पे आने के बावजूद भी मिस वुटोंग का कुछ पता नहीं चल रहा था कि उसे कब होश आएगा। जो जानकर तो यूहो वहाँ पे बहुत ज्यादा उदास हो चुका था। पर तभी अचानक से यूहो वहाँ पे गुस्सा होते हुए कहता है, ये सारी गलती सन मून एम्पायर और इवल सोल मास्टर्स की है। अब तो मैं मेहनत करके खुद को इतना ज्यादा ताकतवर बनाऊंगा कि फ्यूचर में मैं उन घटिया लोगों से वुटोंग का बदला ले सकूं। और इसलिए यूहो वहाँ पे एक लंबी ट्रेनिंग के लिए सेकुलेशन के अंदर जा चुका था। जबकि बाहर की तरफ हम देखते हैं कि टंग सेक्ट तो वहाँ पे दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा था। इस दौरान एक और कमाल की चीज होती है, मिस सीगोई और नैनक्यूई दोनों ही टंग सेक्ट को ज्वाइन कर लेती हैं। मिस नैनक्यूई तो अपनी माँ की मौत का बदला लेने के लिए टंग सेक्ट के पास मदद मांगने के लिए आई थी, और मिस्टर बीबी ने भी बदले में उससे वादा कर दिया था, एक बार हम खुद को पूरी तरह से तैयार कर ले, उसके बाद ना सिर्फ हम तुम्हारा बदला लेंगे बल्कि अपने दोस्तों को भी बचाने के लिए जाएंगे। जबकि काफी लंबी ट्रेनिंग के बाद यूहो भी अपनी सर्कुलेशन से बाहर आ चुका था, जो कि सर्कुलेशन से बाहर आने के बाद बिल्कुल ही अलग दिखाई दे रहा था। उसको देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो वही पुराने वाला यूहाओ है, बल्कि वो तो किसी बहुत ही ज्यादा पावरफुल सोल गॉड की तरह दिखाई दे रहा था। इस सर्कुलेशन में रहकर यूहाओ हेवन एंड अर्थ एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए अपनी बॉडी को पूरी तरह से रिकवर कर चुका था, और साथ ही साथ वो वहाँ पे अपनी ट्रेनिंग करते हुए 3 नई एबिलिटीज को भी सीख चुका था, जिनमें सबसे पहले नंबर पे थी फिस्ट ऑफ रिमेम्बरेंस, दूसरे नंबर पे थी सोर्ड ऑफ लॉन्गिंग टेक्निक, और तीसरी और सबसे आखिर में थी हाउ डोंग पाम टेक्निक। ये तीनों की तीनों टेक्निक्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल थी, जो कि आने वाले फ्यूचर में यूहाओ का सबसे बड़ा हथियार बनने वाली थी। जबकि इसी दौरान यूहाओ को वहाँ पे मिस्टर बीबी से पता चलता है कि सन मून एम्पायर ने उनके कुछ सोल मास्टर्स को बंदी बना रखा है, जिन्हें उन्हें किसी भी हाल में छुड़ाना होगा। और उन्हें छुड़ाने के लिए यूहाओ वहाँ पे 6 लोगों की एक स्पेशल टीम बनाता है, और साथ ही साथ यूहाओ वहाँ पे इस खतरनाक ऑपरेशन के लिए मास्टर ज़ुआन को भी मना चुका था। और ऊपर से यूहाओ के कहने पर मास्टर ज़ुआन अपने साथियों के साथ मिलकर सन मून एम्पायर के बॉर्डर के ऊपर हमला कर चुका था, ताकि सन मून एम्पायर का ध्यान वो पूरी तरह से अपनी तरफ खींच सके। और इस मौके का फायदा उठाकर यूहाओ अपनी स्पेशल टीम के साथ सन मून एम्पायर के सनराइज सिटी के अंदर इंटर कर चुका था, वो भी सन मून एम्पायर की आर्मी की नजरों में आए बगैर। लेकिन पहले यूहाओ अपने सभी दोस्तों के साथ सन मून एम्पायर के अंदर इंटर तो कर चुका था, पर वहाँ पे काफी ज्यादा छानबीन करने के बावजूद भी वो वहाँ पे उन सोल मास्टर्स के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पा रहा था, जिनकी तलाश में वो सन मून एम्पायर के अंदर आया था। जिसके चलते तो यूहाओ वहाँ पे काफी ज्यादा निराश हो चुका था कि तभी उसकी नजर वहाँ पे एक अजीब से आदमी के ऊपर पड़ती है, जो कि था तो एक लड़का, लेकिन उसने वहाँ पे लड़कियों वाले कपड़े पहन रखे थे, जो देखकर यूहाओ वहाँ पे उसका पीछा करना शुरू कर देता है। जिसका पीछा करते हुए यूहाओ एक इवल सोल मास्टर तक जा पहुंचा था, जो कि इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि बेचारे उस मोटे को बहुत ही बुरी तरह से पीट रही थी। और जैसे ही उस इवल सोल मास्टर को वहाँ पे यूहाओ के होने का एहसास होता है, तो वो वहाँ पे यूहाओ के पीछे भी पड़ जाती है। हालांकि अगर यूहाओ चाहता तो उसे बहुत ही आसानी के साथ जान से मार सकता था, पर उसके बावजूद भी यूहाओ जानबूझकर वहाँ पे घबराने का नाटक करते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा था। और इसी तरह से भागते हुए यूहाओ उसे लेकर अपने साथ एक सुनसान सी गली में आ गया था। इस मौके का फायदा उठाकर वो इवल सोल मास्टर वहाँ पे अपनी रिवेंज माचा सोल का इस्तेमाल करके यूहाओ के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मेंटल अटैक चल देती है। पर वो बेचारी कहाँ जानती थी कि मेंटल सोल पावर के मामले में तो यूहाओ उसका भी बाप है। और यूहाओ वहाँ पे ये बात साबित भी कर देता है, क्योंकि हम देखते हैं कि यूहाओ वहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उल्टा उसके ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक मेंटल अटैक चल चुका था, जिसके साथ ही यूहाओ उसे वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से हरा देता है। और उसे हराने के बाद यूहाओ उस बिग मैन फेंगलिंग को भी बचा चुका था। पर फेंगलिंग को इवल सोल मास्टर ने अब तक इतनी बुरी तरह से टॉर्चर किया था कि वो बेचारे ट्रॉमा के अंदर जा चुका था। पर यूहाओ को यकीन दिलाने के बाद वो यूहाओ को सब कुछ बता देता है कि बाकी के सभी होस्टेजेस को वाटर डंजन के अंदर कैद करके रखा गया है। और फेंगलिंग से ये इन्फॉर्मेशन लेकर यूहाओ अपने 2 दोस्तों के साथ उस जगह की तलाश में निकल गया था। और क्योंकि वो वाटर डंजन जमीन के नीचे था, तो इसलिए यूहाओ वहाँ पे अपनी मार्शल सोल बॉडी का इस्तेमाल करते हुए जब नीचे जाकर चेक करता है, तो उसे वहाँ पे सारे के सारे बंदी मिल जाते हैं। लेकिन उन सभी के साथ साथ यूहाओ को वहाँ पे काफी सारे इवल सोल मास्टर्स भी दिखाई देते हैं, जो कि वहाँ पे उन सारी बंदियों को कमजोर करने के लिए सोल पाउडर छिड़क रहे थे, ताकि उनमें से कोई भी अपनी सोल एनर्जी का इस्तेमाल ना कर सके। और ऊपर से वो लोग उन्हें खाना भी नहीं देते थे, जिसके चलते उन सभी लोगों की हालत वहाँ पे बहुत ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी। पर इसी बीच अचानक से ज़ाओ टाओ को वहाँ पे यूहाओ के होने का एहसास हो जाता है, और वो वहाँ पे अपनी इवल पावर का इस्तेमाल करते हुए यूहाओ के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक चल देती है। हालांकि यूहाओ वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ मूव करता हुआ अपनी मार्शल सोल बॉडी को वापस तो बुला चुका था, पर उसके बावजूद भी ज़ाओ टाओ उसका पीछे करते हुए बाहर आ चुकी थी, जहाँ पे अब उन दोनों का मुकाबला होना तय था। जिसके चलते हमें वहाँ पे उन दोनों के दरमियान एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक बैटल देखने को मिलती है, जहाँ बैटल के दौरान ही यूहाओ बहुत ही चालाकी के साथ अपनी सोल प्यूरिफाइंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए ज़ाओ
ज़ाओ टाओ की बॉडी से इवल सोल एनर्जी को रिमूव करते हुए उसे वहाँ पे ठीक कर चुका था। और जैसे वो इवल एनर्जी ज़ाओ टाओ की बॉडी से बाहर निकलती है तो हम देखते हैं कि ज़ाओ टाओ को सब कुछ याद आने लगा था, जिसके बाद वो वहाँ पे यूहो का साथ देने का डिसाइड करती है और ज़ाओ टाओ की मदद से यूहो ने वहाँ पे बहुत ही जल्द सोल डिस्ट्रॉइंग पाउडर का एंटीडोट भी बना लिया था, जिसे बनाने के बाद यूहो वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए उसे सीधा वाटर डंजन के अंदर मिला चुका था, जिसके साथ यूहो वहाँ पे मौजूद सभी कैदियों को टेलीपैथी के जरिए एक पैगाम भी पहुंचा चुका था कि इस एंटीडोट का असर पूरे 3 घंटों बाद शुरू होगा, लेकिन आप सभी लोग जल्दबाजी में आकर कोई भी गलत कदम मत उठाइएगा। और इस सब के साथ साथ यूहो वहाँ पे अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक बहुत ही ज्यादा कमाल का प्लान बना चुका था, जो कि अगर कामयाब हो जाता तो वो लोग 15 मिनट के अंदर अंदर सभी कैदियों को आजाद करवा के वहाँ से भाग सकते थे, क्योंकि अगर 15 मिनटों से 1 भी मिनट की देरी होती है तो कैप्टन मैड बुल अपने साथियों के साथ वहाँ पे पहुंच जाएगा, जिसके बाद तो यूहो और उसके दोस्तों के लिए और भी बड़ी मुसीबत पैदा हो सकती थी। और अपने उसी प्लान के ऊपर काम करते हुए यूहो मिस नैनकियो को मॉम को वहीं पे पीछे ही छोड़ रहा था, जो कि मिस नैनकियो के लिए तो काफी ज्यादा दुखदायक था। और ऊपर से हम लोगों को वहाँ पे जानने को मिलता है कि यूहो ने सनराइज सिटी में आने के बाद जिस इवल सोल मास्टर को जान से मारा था, उसकी बहन भी वहाँ पे यूहो से बदला लेने के लिए पहुंच चुकी थी। पर यूहो इस बात से अनजान अपने प्लान के ऊपर काम करते हुए सभी कैदियों को आजाद करवा चुका था, जिसके चलते तो पूरे सन मून एम्पायर के अंदर भगदौड़ मच चुकी थी। और इस मकदार का फायदा उठाकर यूहो और उसके दोस्त 15 मिनटों के अंदर अंदर सभी होस्टेजेस को लेकर सन मून एम्पायर से बाहर जा चुके थे, सिवाय मिस नैनकियो के। वो अपने मिशन को बोलकर अभी भी अपनी माँ को बचाना चाहती थी, जिसके चलते वो अभी तक भी सनराइज सिटी के अंदर ही फंसी हुई थी। हालांकि मिस ज़ाओ टाओ वहाँ पे इवल मोनाच रेजिमेंट को रोकने की अपनी पूरी कोशिश करती है, पर तभी वहाँ पे एक इवल सोल मास्टर जिसका नाम मू जेन था वो वहाँ पे आ जाती है, जो कि सनराइज सिटी के अंदर यूहो से अपनी बहन की मौत का बदला लेने के लिए आई हुई थी। वो वहाँ पे ज़ाओ टाओ और कैप्टन मैड बुल की लड़ाई को रुकवा कर उन दोनों को ही वहाँ पे उन बंदियों को पकड़ने का आदेश दे देती है, जबकि खुद वो वहाँ पे 3rd एल्डर और 4th एल्डर के साथ मिलकर यूहो की तलाश करने लगती है। और ऊपर से यूहो भी मिस नैनकियो को बचाने के लिए वापस से सनराइज सिटी के अंदर पहुंच चुका था। अब यूहो वहाँ पे सनराइज सिटी में आने के बाद मिस नैनकियो को बचाते हुए जैसे ही वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो उसका मुकाबला वहाँ पे 2 डोलू सोल मास्टर्स के साथ हो जाता है, जिन्हें सोल किंग लेवल पे होते हुए यूहो के लिए भी हरा पाना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला था, और वो भी एक नहीं बल्कि 2 डोलू सोल मास्टर्स को। हालांकि अगर यूहो चाहता तो खुद अकेला तो वहाँ से भाग सकता था, पर मिस नैनकियो और उसकी मॉम के चलते वो वहाँ पे ऐसा भी नहीं कर सकता था। इसलिए हम देखते हैं कि यूहो वहाँ पे अकेला ही 2 टाइटल लेवल के डोलू सोल मास्टर्स का मुकाबला करने लगा था। और इस खतरनाक बैटल में यूहो वहाँ पे जितना ज्यादा आगे बढ़ रहा था, यूहो की हालत इतनी ज्यादा खराब होती जा रही थी। पर तभी वहाँ पे मिस बांकी की एंट्री होती है, जो कि यूहो को बचाने के लिए आई थी। हालांकि मिस बांकी भी सोल एम्परर लेवल पे थी, और वो जानती थी कि अगर वो यहाँ पे यूहो को साथ देते हुए 2 डोलू सोल मास्टर्स का मुकाबला करती है तो वो मर भी सकती है। लेकिन ये सब जानने के बावजूद भी वो वहाँ पे यूहो का साथ देने के लिए पहुंच चुकी थी, जिसके बाद तो वो दोनों मिलकर वहाँ पे काफी देर तक उन दोनों डोलू सोल मास्टर्स का मुकाबला करने की कोशिश करते हैं, जिनके साथ इवल सोल मास्टर मिस मू जिन भी शामिल थी। और वो तीनों मिलकर वहाँ पे यूहो और मिस बांकी की हालत ही खराब कर चुके थे। इसी बीच 4th एल्डर वहाँ पे अपने अल्टीमेट अटैक का इस्तेमाल करते हुए मिस बांकी के ऊपर जानलेवा अटैक चल चुका था, जो कि अगर मिस बांकी के साथ टकरा जाता तो उसका मरना तय था। इसलिए यूहो वहाँ पे अपने सोल सीरियलम को बंद करते हुए मिस बांकी को बचाने के लिए पहुंच चुका था। अब अपने सोल सीरियलम को बंद करने की वजह से यूहो की ताकत वहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, जिसके बाद यूहो वहाँ पे अपनी तीनों स्पेशल टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए उन डोलू सोल मास्टर्स को उसमें उठाकर अपने साथियों को लेकर जल्दी से वहाँ से भाग निकला था। पर तब तक हम देखते हैं कि यूहो की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि उसकी बॉडी कभी भी डिस्ट्रॉय हो सकती थी। पर यूहो मरने से पहले यूहो टियानमिंग, मिस बैंग बैंग और स्नो गर्ल को मिस बांकी के हवाले करना चाहता था। पर मिस बांकी, जो कि अपनी मन ही मन में यूहो से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, वो भला अपनी आंखों के सामने ही यूहो को कैसे मरने दे सकती थी। आज जब उसने यूहो को उसे बचाने के लिए अपनी जान को दांव पे लगाते हुए देखा तो उसे प्यार का असली मतलब समझ आया। इसलिए वो वहाँ पे यूहो को बचाने के लिए अपना सैक्रिफाइस देना शुरू कर देती है। और ऐसा होते ही वहाँ पे एक साथ 2 चीजें होती है। पहला तो यूहो का सोल सीरियलम पूरी तरह से रिकवर हो चुका था, और दूसरा मिस बांकी के सैक्रिफाइस की वजह से उसकी डेस्टिनी पावर भी यूहो को मिल चुकी थी। और क्योंकि मिस बांकी 3 आई गोल्डन डेस्टिनी बीच थी तो उसके मरने की वजह से स्टारडाउ फॉरेस्ट के अंदर भगदड़ मच चुकी थी। इवन ड्रैगन किंग डाइटियान तो वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा हो गया था कि वो तो वहाँ पे गुस्से से रोर करते हुए इंसानों के खिलाफ जंग छेड़ देता है। और सबसे पहले ड्रैगन किंग डाइटियन वहाँ पे गुस्सा होते हुए अपनी आर्मी को लेकर शर्क एकेडमी के ऊपर हमला करने के लिए पहुंच चुका था, ताकि वो शर्क एकेडमी से उस इंसान जिसकी वजह से मिस बांकी की मौत हुई, यानी कि यूहो को अपने साथ ले जा सके। पर मास्टर ज़ुआन भी किसी भी हाल में यूहो को उसके हवाले नहीं करना चाहता था। इसलिए मास्टर ज़ुआन अकेला ही ड्रैगन किंग डाइटियन के सामने डट के खड़ा हो गया, जो देखकर ड्रैगन किंग डाइटियन वहाँ पे गुस्सा होते हुए मास्टर ज़ुआन से कहता है, अगर वो लड़का यूहो तुम्हें इतना ही ज्यादा प्यारा है तो अब उसके बदले में अब तुम्हारी पूरी शर्क एकेडमी को उसकी सजा मिलेगी। और इसके साथ ही वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक जंग का आगाज हो चुका था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम यूहो को देखते हैं, जो कि अभी तक भी सन मून एम्पायर के फॉरेस्ट के अंदर मौजूद था। और क्योंकि यूहो अब 70 लेवल पे पहुंच चुका था तो उसे अपने लिए एक सोल रिंग चाहिए थी, जिसे हासिल करने के बाद वो जल्द से जल्द वहाँ से वापस जाना
करना चाहता था। और इसी बीच यूहो का मुकाबला वहाँ पे एक ईवल आई बीस्ट के साथ होता है जिसकी मेंटल पावर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी और इसी का फायदा उठाकर वो यूहो को अपने इल्यूजन के अंदर फंसाकर यूहो की डेस्टिनी पावर को उसे छीन लेना चाहता था। पर डेस्टिनी पावर के बाद यूहो की अपनी मेंटल पावर भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी, इसलिए यूहो वहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ उसके इल्यूजन को डिस्ट्रॉय करके वहाँ पे बाहर आते हुए उस बीच से कहता है अगर तुम में हिम्मत है तो सामने आकर मुकाबला करो। यूहो की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि वो ईवल आई वाला बीस्ट गुस्सा होते हुए यूहो के साथ फाइट करने के लिए सामने आ चुका था, जिसके बाद हमें वहाँ पे इनके दरमियान एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक बैटल देखने को मिलती है जिसे यूहो वहाँ पे अपनी डेस्टिनी आई और हेड सोल बोन का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही बुरी तरह से मार चुका था। पर अजीब बात ये थी कि उसे मारने के बावजूद भी उसकी सोल रिंग वहाँ पे बाहर नहीं आती क्योंकि वो बीस्ट बहुत ज्यादा चालाक था और उसने अपनी सोल रिंग को सील करके रखा हुआ था ताकि कोई भी सोल मास्टर उसकी सोल को चुरा ना सके। पर उसका मुकाबला हो रहा था वहाँ पे यूहो के साथ जो कि किसी भी हालत में हार नहीं मानता, इसलिए हम देखते हैं कि वो वहाँ पे गॉड इलेक्ट्रोलेक्स की नेक्रोमेंसी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस बीस्ट को वहाँ पे जलाना शुरू कर देता है और साथ ही साथ यूहो वहाँ पे सोल रिफाइनमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए यूहो उसकी सोल को पूरी तरह से जला के राख कर चुका था, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि उसकी सोल रिंग भी वहाँ पे अपीयर हो जाती है। लेकिन मरने से पहले वो बीस्ट यूहो को धमकी देते हुए कहता है मेरा फादर मेरी मौत का बदला तुमसे लेने के लिए जरूर आएगा और शायद तुम जानते नहीं हो मेरे पिता इस फॉरेस्ट के एम्परर है जो कि मेरे मरने के बाद तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं निकलने देने वाले। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ड्रैगन किंग डाइटियान ने अपनी आर्मी के साथ मिलकर पूरी शार्क सिटी के ऊपर हमला कर चुका था और ऊपर से उन लोगों का साथ देने के लिए बाई जी भी वहाँ पे पहुंच चुकी थी जो कि वहाँ पे अपनी हीलिंग पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उन सभी बीस्ट को जो कि वहाँ पे घायल हो चुके थे हील करने लगी थी। ये देखकर मिस सोंग जल्दी से आगे बढ़कर जैसे ही उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करती है तो डाइटियान बीच में आते हुए बाई जी को वहाँ पे बचा चुका था और इसी तरह वो बीस्ट धीरे धीरे वहाँ पे इंसानों के ऊपर भारी पड़ने लगे थे, लेकिन वो सभी वहाँ पे शार्क सिटी के अंदर इंटर कर पाते उससे पहले टाइम डोलू ने वहाँ पे एंट्री लेते हुए अपनी टाइम एंड स्पेस पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उन सभी बीस्ट को वहाँ से दूर टेलीपोर्ट कर दिया था, जो बात डाइटियान को वहाँ पे ज्यादा पसंद नहीं आती, इसलिए वो वहाँ पे गुस्सा होकर मास्टर ज़ॉन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला करते हुए उसे वहाँ पे हरा देता है। लेकिन जब डाइटियन किंग वहाँ से आगे बढ़कर एल्डर्स के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है तो अचानक से वहाँ पे कोरा प्रेशर उसे पीछे की तरफ धकेलने लगा था। वो सोरा प्रेशर को देखकर तो वहाँ पे सभी एल्डर्स के साथ साथ मास्टर ज़ॉन भी बहुत ज्यादा हैरान हो चुके थे क्योंकि वो कोरा प्रेशर किसी और का नहीं बल्कि एल्डर मू का था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे एल्डर मू की डोमिनेट सोल का एक टुकड़ा मास्टर ज़ॉन की बॉडी के साथ जाके मर्ज हो जाता है, जिसके बाद मास्टर ज़ॉन अपनी नई पावर्स का इस्तेमाल करते हुए डाइटियन किंग को वहाँ पे सील कर चुके थे। लेकिन सील होने से पहले डाइटियन किंग अपनी आर्मी को आदेश देते हुए गया था कि चाहे कुछ भी हो जाए रुकना मत, इसलिए सोल बीस्ट की आर्मी वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए उनके रास्ते में जो कुछ भी आ रहा था उसे तबाह करती जा रही थी। लेकिन सिचुएशन वहाँ पे तब और ज्यादा खराब हो जाती है जब वहाँ पे टॉप लेवल की बीस्ट भी आ जाते हैं जैसे 3-हेडेड लायन, डेविल किंग, बियर किंग और ऐसे काफी सारे खतरनाक बीस्ट जो कि वहाँ पे सोल बीस्ट आर्मी का साथ देते हुए ह्यूमन आर्मी के ऊपर भारी पड़ रहे थे। हालांकि शार्क एकेडमी के एल्डर्स वहाँ पे अपना पूरा दम लगाकर उनके साथ फाइट कर रहे थे, पर उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि बियर किंग वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक करते हुए शार्क एकेडमी के दो मास्टर्स को घायल कर देता है। और अब सिचुएशन को देखकर वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि शार्क एकेडमी अब पक्का ये फाइट हारने वाली है, क्योंकि अगर सोल बीस्ट वाली आर्मी को वहाँ पे जल्दी ना रोका गया तो डाइटियन किंग भी वहाँ पे आजाद हो जाएगा, जिसके बाद तो शार्क एकेडमी के लिए इस फाइट को जीत पाना नामुमकिन हो जाता। लेकिन तभी वहाँ पे एंट्री होती है यूहाओ की, जो कि गॉड इलेक्ट्रोलेक्स की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए अपनी डेड आर्मी को लेकर वहाँ पे पहुंच चुका था। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि यूहाओ वहाँ पे अपनी डेड आर्मी का इस्तेमाल करके उस जंग का पूरा पासा ही पलट देता है। वो अपनी डेड आर्मी का इस्तेमाल करके वहाँ पे 40% से भी ज्यादा सोल बीस्ट वाली आर्मी को खत्म कर चुका था। और जब मास्टर ज़ॉन वहाँ पे पूरी तरह से हार जाते हैं तो तभी यूहाओ वहाँ पे आगे बढ़कर डाइटियन किंग के सामने आते हुए कोल्ड टून में उससे कहता है, तुम जिस इंसान की तलाश कर रहे थे वो कोई और नहीं मैं ही हूँ। मुझे बचाने के लिए वंकी को अपना सेक्रीफाइस देना पड़ा था। मैं जानता हूँ तुम बहुत ज्यादा गुस्से में हो, लेकिन याद रखना चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें यहाँ पे अपनी शार्क एकेडमी को डिस्ट्रॉय नहीं करने दूंगा। मैं चाहता हूँ तुम्हें इस बात का डर है कि ह्यूमंस और ज्यादा ताकतवर ना बन जाए, क्योंकि अगर ह्यूमंस और ताकतवर बन गए तो वो तुम्हारी तरह के सोल बीस्ट को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। पर तुम लोग चिंता मत करो, क्योंकि मेरे पास एक ऐसा रास्ता है जिससे तुम में से किसी को भी नहीं मारना पड़ेगा, और उस रास्ते का नाम है सोल स्पिरिट। इस प्रोसेस में न सिर्फ सोल मास्टर को फायदा होगा बल्कि उसी के साथ साथ सोल बीस्ट को भी काफी ज्यादा फायदा होगा। यूहाओ की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि डाइटियन किंग वहाँ पे इंटरेस्टेड होते हुए उससे कहता है, पहले एक बार इस प्रोसेस को मैं अपनी आंखों से होता हुआ देखूंगा, उसके बाद ही मैं कुछ कह पाऊंगा। लेकिन अभी के लिए अच्छी बात यह थी कि डाइटियन किंग वहाँ पे उस खतरनाक जंग को रुकवा चुका था। वो अपने सोल बीस्ट वाली आर्मी को लेकर वापस अपने फॉरेस्ट की तरफ निकल चुका था। लेकिन डाइटियन किंग के साथ साथ यूहाओ को भी वहाँ पे उसके साथ उस फॉरेस्ट के अंदर जाना पड़ता है, जहाँ पे जाने के बाद डाइटियन किंग यूहाओ को वहाँ पे लाइफ लेयर के अंदर प्रैक्टिस करने की इजाजत देता है, ताकि यूहाओ वहाँ पे लाइफ लेयर के अंदर अपनी प्रैक्टिस करते हुए जितना जल्दी हो सके खुद को रिकवर कर सके। और जब यूहाओ वहाँ पे खुद को पूरी तरह से रिकवर कर लेता है तो डाइटियन किंग वहाँ पे यूहाओ के सामने आते हुए उससे कहता है कि हम दोनों आपस में एक फाइट करें ताकि मैं तुम्हारी एबिलिटीज के बारे में अच्छी तरह से पता लगा सकूं। इसके लिए वहाँ पे यूहाओ भी मान जाता है, जिसके बाद हमें वहाँ पे उन दोनों के दरमियान एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल की फाइट देखने को मिलती है। लेकिन डाइटियन किंग ने अभी तक वहाँ पे यूहाओ के ऊपर एक भी हमला नहीं किया था। हमला तो छोड़ो, वो तो यूहाओ के हमलों को डोज भी नहीं कर रहा था। वो जानबूझकर उसके सारे के सारे हमलों को अपनी बॉडी के ऊपर लेता जा रहा था, जो देखकर यूहाओ भी वहाँ पे अपना पूरा दम लगाकर खुद को नेचर के साथ मर्ज करते हुए अपनी होंगडोंग पाम टेक्निक का इस्तेमाल
करते हुए डाइटियन ड्रैगन किंग के ऊपर एक बहुत ज्यादा खतरनाक अटैक चल चुका था और ये पहली बार था जब डाइटियन किंग वहाँ पे युवाओं के इस अटैक को डॉज करता है, वरना अब तक तो वो युवा के सभी हमलों को अपनी बॉडी के ऊपर लेता जा रहा था। वहीं युवाओं के उस खतरनाक अटैक को देखकर ड्रैगन किंग डाइटियन वहाँ पे उससे काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। इसके बाद वो युवा को बिना कुछ कहे चुपचाप वहाँ से चला गया था और उसके बाद फाइनली वो दिन भी आ जाता है जब युवा उन लोगों को वहाँ पे सोल स्पिरिट प्रोसेस को करके दिखाने वाला था। जबकि इस दौरान हम लोगों को वहाँ पे जाने को मिलता है कि बीर किंग को तो वहाँ पे इंसानों के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं था, जिसके चलते वो वहाँ पे युवा को नीचे दिखाने के लिए गंदी चाल भी चलता है। लेकिन युवा वहाँ पे उसकी हर एक साजिश को नाकाम बनाते हुए वहाँ पे सोल प्रोसेस को सबके सामने करके दिखाता है। और जैसे सोल स्पिरिट प्रोसेस वहाँ पे कामयाब होता है तो ना सिर्फ वहाँ पे सारे सोल बीस्ट बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे, बल्कि उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि सोल मास्टर्स की खुशी का भी वहाँ पे कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि इस प्रोसेस में उन दोनों की पावर्स काफी ज्यादा बूस्ट हो जाने वाली थी। और सबसे ज्यादा कमाल की बात तो ये थी कि इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए उन लोगों को वहाँ पे सोल बीस्ट को मारना भी नहीं पड़ेगा, जिसके चलते हम देखते हैं कि अब ड्रैगन किंग डाइटियन को भी वहाँ पे युवा की बातों के ऊपर यकीन होने लगा था। जबकि युवा वहाँ पे सोल स्पिरिट प्रोसेस को बढ़ावा देने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन को भी क्रिएट करवा चुका था। युवा वहाँ पे उन सभी लोगों को सोल स्पिरिट प्रोसेस भी सिखा देता है ताकि बाकी सभी लोग खुद से ही वहाँ पे सोल स्पिरिट प्रोसेस को परफॉर्म कर सके। इससे ह्यूमंस के साथ साथ सोल बीस्ट भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। खैर ये सब करने के बाद जैसे ही वो वहाँ पे ड्रैगन किंग डाइटियन से अलविदा लेते हुए वहाँ से जाने लगता है तो ड्रैगन किंग डाइटियन वहाँ पे युवा से खुश होते हुए उसे अपना रिवाज ड्रैगन स्केल दे देता है, जो कि ट्रैप होने के साथ साथ युवा की रक्षा भी करने वाला था। खैर उसके बाद युवा वापस आते हुए मिस्टर बीबी को लेकर सनसेट फॉरेस्ट की तरफ निकल चुका था, जहाँ पे वो एक बार फिर से आइस एंड फायर पूल के पास जाना चाहता था, क्योंकि युवा मिस्टंगिया को ठीक करने के लिए मिस्टर बीबी की मदद करना चाहता था। खैर जैसे वो लोग वहाँ पे आइस एंड फायर पूल वाले एरिया के पास पहुंचते हैं तो उनकी मुलाकात वहाँ पे एक बार फिर से मिशू के साथ होती है, जहाँ मिस्टर बीबी उसके साथ बात करते हुए उसे वहाँ पे सारी बात बता देता है, जिस पर मिशू उसे सीधा सीधा वहाँ पे जवाब देते हुए कहती है कि मैं तो तुम्हारे काम आ सकती हूँ, लेकिन अगर तुम अपनी फ्रेंड को पूरी तरह से ठीक करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें एक और हर्ब की जरूरत पड़ेगी। अब वो हर्ब क्या थी और उसे कहाँ से मिलेगी, इसके बारे में तो बेचारे मिस्टर बीबी को भी वहाँ पे कुछ नहीं पता था, जो देखकर तो युवा वहाँ पे खुद आगे बढ़कर मिस्टर बीबी की मदद करता है। और मिस्टर बीबी की मदद करने के बाद युवा सीधा वहाँ से होंगटियन क्लैन की तरफ निकल चुका था, जहाँ क्लैन में वापस आने के बाद युवा को पता चलता है कि भले ही वुडोंग को होश तो आ चुका है, लेकिन वो अपनी सारी पुरानी मेमोरीज खो चुकी थी। और सबसे ज्यादा अजीब बात तो ये थी कि वो वहाँ पे बिना किसी को कुछ बताए बगैर ही वहाँ से जा चुकी थी, जो जानकर तो युवा को वहाँ पे खुशी के साथ साथ दुख भी होता है। उसे खुशी वहाँ पे इस बात की थी कि वुडोंग को वहाँ पे होश आ चुका है, जबकि दुख इस बात का था कि वुडोंग को युवा याद ही नहीं है। लेकिन उसी समय युवा वहाँ पे फैसला लेते हुए कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो वुडोंग को उसकी याद वापस दिला के रहेगा। और उसके बाद सीधा युवा अपनी मम से मिलने के लिए स्टारलू अंपायर में पहुंच जाता है। लेकिन जब युवा वहाँ पे अपनी माँ की कब्र के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि उसकी माँ की कब्र तो काफी अच्छे तरीके से रेनोवेट हो चुकी थी, और उसे रेनोवेट करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका पिता मास्टर ड्यूक ही था। इवन मास्टर ड्यूक तो वहाँ पे अपनी बीवी से मोहब्बत का इजहार करते हुए उसकी कब्र पे ये भी लिखवा चुका था कि ये मेरी बीवी की कब्र है, जो जानकर तो युवा को वहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा महसूस होता है। जिसके बाद युवा वहाँ पे अपनी माँ की कब्र के सामने शपथ लेते हुए कहता है, माँ जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं पावरफुल होने के बाद मास्टर ड्यूक को दिखा दूंगा कि मैं उससे भी ज्यादा पावरफुल हूँ। और ये कहकर युवा अपनी पावर्स को सील करते हुए मास्टर ड्यूक की आर्मी को ज्वाइन कर चुका था, जहाँ पहले ही दिन युवा अपनी कमाल की एबिलिटीज के चलते अपने ग्रुप का कैप्टन बन चुका था। लेकिन उसके बावजूद भी युवा के ग्रुप में कुछ ऐसे लोग थे जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। वो सभी मिलकर युवा को हटाकर खुद कैप्टन बनना चाहते थे, इसलिए मजबूरन युवा को उन लोगों को वहाँ पे अपनी ताकत का नमूना दिखाते हुए उन सभी को वहाँ पे हराना पड़ा। और जब युवा ने वहाँ पे एक एक करके उन सभी को हरा दिया तो अब वो सभी लोग अपने दिल से युवा को अपना लीडर मानने लगे थे, जिससे युवा को तो वहाँ पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन इस बीच अचानक से उसकी नजर वहाँ पे एक लड़के के ऊपर पड़ती है जिसका नाम था डायली। उसे देखते युवा वहाँ पे पहचान जाता है, जो कि असल में कोई और नहीं बल्कि युवा का स्टेप ब्रदर था, यानी कि युवा की तरह वो भी मास्टर ड्यूक का बेटा था। और क्योंकि वो भी मास्टर ड्यूक का नाजायज बेटा था तो उसे वहाँ पे बिल्कुल नौकरों की तरह ट्रीट किया जाता था, जैसे वहाँ पे ऐसी हालत में देखकर युवा को वहाँ पे अपने बचपन के दिन याद आ जाते हैं। इसलिए युवा जानबूझकर वहाँ पे उसके साथ फाइट छेड़ते हुए उसे वहाँ पे कुछ सिखाने का डिसाइड करता है, ताकि वो अपने भाई डाउली को भी स्ट्रॉन्ग बनाते हुए उसे अपनी टीम में ले सके। जिसके चलते हम लोगों को वहाँ पे रात के अंधेरे में उन दोनों के दरमियान एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फाइट देखने को मिलती है। लेकिन अभी वो दोनों वहाँ पे इसी तरह से आपस में फाइट कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पे प्रिंसेस ज़ुयुन भी आ जाती है, जिसे देखकर वो दोनों ही वहाँ पे अपनी फाइट को रोक देते हैं। लेकिन जहाँ एक तरफ युवा उसे देखकर ज्यादा रिएक्ट नहीं करता तो वहीं दूसरी तरफ उसका छोटा भाई प्रिंसेस ज़ुयुन को देखकर बहुत ज्यादा डरा हुआ दिखाई दे रहा था, जो देखकर युवा वहाँ पे उसके ऊपर अपना मेंटल अटैक चलते हुए उसे वहीं पे बेहोश कर देता है। जिसके चलते उसका छोटा भाई वहाँ पे गुस्सा होते हुए अपनी ट्रू मास्टर सोल को अवेकन कर लेता है, जिसके बाद वो वहाँ पे बहुत ही अग्रेसिवली एक के बाद एक युवा के ऊपर बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमले करने लगा था। हालांकि अपनी ट्रू मास्टर सोल को अवेकन करने के बाद उसका छोटा भाई डायली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था, लेकिन अभी भी वो युवा के सामने कुछ भी नहीं था। इसलिए हम देखते हैं कि युवा वहाँ पे अपने एक ही अटैक के साथ उसे बहुत ही आसानी से हरा देता है। जिसके बाद हम लोगों को वहाँ पे अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सन मून अंपायर अपनी पूरी ताकत के साथ स्टारलू अंपायर के ऊपर हमला कर चुका था। वो सबसे पहले मिंगडू माउंटेन्स को अपने शिकार बनाते हुए उसे अपने कब्जे में ले लेते हैं। जिसके बाद उनका अगला शिकार था मास्टर ड्यूक और उसकी आर्मी। वो वहाँ पे मास्टर ड्यूक और उसकी आर्मी को खत्म करके स्टारलू अंपायर के अंदर
अंदर घुसना चाहते थे, लेकिन मास्टर ड्यूक अपने जीते जी भला ऐसा कैसे होने दे सकता था। इसलिए मास्टर ड्यूक उन लोगों को रोकने के लिए अपनी पूरी जान लगा देता है। इवन मास्टर ड्यूक वहाँ पे अपनी आर्मी को बचाने के लिए अपनी आर्मी के एक छोटा सा टुकड़ा लेकर नॉर्थ की तरफ बढ़ जाता है, ताकि दुश्मन उसका पीछा करे और इस मौके का फायदा उठाकर उसकी आर्मी के बाकी लोग अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भाग सके। लेकिन इतना सब कुछ कर पाना एक आदमी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था, इसलिए मास्टर ड्यूक वहाँ पे अपने प्लान में खुद ही फंसता जा रहा था। इवन मास्टर ड्यूक तो वहाँ पे जान से मारे जाने वाला था, पर तभी वहाँ पे यूहो की एंट्री होती है, जो कि आते साथ ही वहाँ पे अपनी मेंटल पावर का इस्तेमाल करते हुए उस पूरी की पूरी जंग का पासा ही पलट देता है। जिसके बाद यूहो वहाँ पे सन मून एम्पायर के लोगों को इल्यूजन में डालते हुए मास्टर ड्यूक और उसकी व्हाइट टाइगर आर्मी को अपने स्पेक्टर रियलम गेट के अंदर भेजना शुरू कर देता है। खैर सारी आर्मी को वहाँ पे स्पेक्टर रियलम गेट के अंदर भेजने के बाद यूहो और मास्टर ड्यूक दोनों मिलकर अकेले ही वहाँ पे पूरी सन मून एम्पायर आर्मी का मुकाबला करते हैं और फाइट के एंड में वो दोनों मिलकर वहाँ पे सन मून डिवाइन गॉड नीडल को एक्टिवेट करते हुए एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक चल के उस जंग को वहाँ पे खत्म कर देते हैं। जिसके लिए मास्टर ड्यूक तो वहाँ पे यूहो को बहुत ज्यादा शुक्रगुजार दिखाई दे रहा था, लेकिन यूहो को शक था कि सन मून एम्पायर अभी भी कोई चाल चल रहा होगा। इसलिए वो अपने छोटे भाई डाइलियो को अपने साथ लेकर मिंगडू माउंटेन्स की तरफ रवाना हो जाता है, ताकि वो वहाँ पे जाकर कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल सके। लेकिन जब यूहो डाइली के साथ वहाँ पे पहुंचता है तो वहाँ पे सन मून एम्पायर के सारे कैंप तो खत्म हो चुके थे, जो देखकर यूहो को भी वहाँ पे एक झटका लगता है। उसे वहाँ पे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पे ये सब चल क्या रहा है, क्योंकि यूहो के अकॉर्डिंग वहाँ पे सन मून एम्पायर की आर्मी होनी चाहिए थी, पर यहाँ पे तो बस उनके सोल गाइडेंस वेपन्स मौजूद थे, जिन्हें देखकर अचानक से ही वहाँ पे यूहो के दिमाग में कुछ क्लिक होता है और वह हैरान होते हुए कहता है, ओ तो इसका मतलब है कि उन लोगों का मेन टारगेट मास्टर ड्यूक और उसकी आर्मी थी ही नहीं, बल्कि वो लोग हमारा ध्यान भटकाकर किसी और तरफ हमला करना चाहते थे। ये सोचकर यूहो वहाँ पे जल्दी से डायली से कहता है कि तुम ये सारी इन्फॉर्मेशन जाकर मास्टर ड्यूक को बताओ। यूहो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि डायली भी वहाँ पे वो ज्यादा देर ना करते हुए मास्टर ड्यूक को वहाँ पे ये सब कुछ बताने के लिए निकल के आता, जबकि पीछे की तरफ हम देखते हैं कि यूहो वहीं पे खड़ा होकर सन मून एम्पायर की अगली चाल के बारे में सोचने लगा था, जहाँ काफी देर तक सोचने के बाद यूहो को वहाँ पे उनका सारा प्लान समझ आ जाता है। असल में सन मून एम्पायर का असली टारगेट स्टारलू एम्पायर था ही नहीं, बल्कि वो तो स्टारलू एम्पायर का ध्यान भटकाकर टियानून एम्पायर को खत्म करना चाहते थे, जो कि उनका असली टारगेट था। और क्योंकि सन मून एम्पायर एक ही साथ टियानून एम्पायर को खत्म करना चाहता है, तो वो अपनी पूरी की पूरी आर्मी को टियानून एम्पायर की तरफ भेज रहा होगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब मास्टर ड्यूक और स्टारलू एम्पायर की प्रिंसेस को ये बात पता चलती है, तो वो दोनों मिलकर फौरन से मिंगडू माउंटेन्स के ऊपर हमला कर देते हैं, ताकि वो दोनों मिलकर आज रात ही मिंगडू माउंटेन्स के ऊपर हमला करके उसे दोबारा से अपने कब्जे में ले सके। अजीब बात यह है कि वो लोग जब अपनी आर्मी के साथ मिंगडू माउंटेन्स के ऊपर हमला करते हैं, तो सब कुछ वहाँ पे धीरे धीरे वापस उनके कंट्रोल में आने लगा था। और वहाँ पे ये सब कुछ इतनी शांति से होते हुए देखकर स्टारलू एम्पायर की प्रिंसेस के साथ साथ मास्टर ड्यूक को भी अब वहाँ पे थोड़ा शक होने लगा था कि वहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन इसी तरह से वहाँ पे आगे बढ़ते बढ़ते उनका मुकाबला बोर्ड ऑफ डेथ सोल गाइडेंस टूल के साथ होता है, जो कि अकेले ही वहाँ पे पूरी आर्मी के ऊपर पारी पा रहा था। और ये सब कुछ देखकर जो कि अभी तक खुद को वहाँ पे एक नॉर्मल सोल्जर दिखाने की कोशिश कर रहा था, उसे भी वहाँ पे एहसास हो जाता है कि अब नॉर्मल सोल्जर रहने से काम नहीं बनेगा, और साथ ही साथ उसे जितना जल्दी हो सके वापस से शर्क एकेडमी में जाना होगा, क्योंकि जंग की हालत इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी थी कि अब से पोसाइडन पवेलियन ही उसे बचा सकता था। और ये सब सोचकर हम देखते हैं कि वो वहाँ पे एक भी पल जाया किए बगैर वापस से शर्क एकेडमी में आ जाता है, जहाँ वापस से शर्क एकेडमी में जाते हुए उसे अपने पहले वाले दिन भी याद आने लगे थे। लेकिन जब यूहो वापस से शर्क एकेडमी में पहुंचता है, तो उसे वहाँ पे एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलता है, क्योंकि वांग डोंग ठीक होकर वापस से शर्क एकेडमी में आ चुकी थी। जैसे देखकर यूहो वहाँ पे बिना कुछ सोचे समझे जल्दी से आगे बढ़ते हुए जाकर उसे हक कर लेता है। लेकिन क्योंकि वांग डोंग अपनी याददाश्त खो चुकी थी, तो इसलिए वो गुस्से से अपनी एनर्जी को अनलीश करते हुए यूहो को वहाँ पे खुद से दूर कर देती है, जो देखकर यूहो वहाँ पे थोड़ा हैरान होते हुए कहता है, वांग डोंग क्या हुआ तुम्हें? जिसपे वो यूहो को कोल्ड टोन में जवाब देते हुए कहती है, मेरा नाम वांग डोंग नहीं बल्कि वू टोंग है। खैर यूहो भी इस बात को अच्छी तरह से समझता था, इसलिए वो वू टोंग के ऊपर ज्यादा फोर्स नहीं करता और वो जल्दी से पोसाइडन पवेलियन के अंदर आते हुए उन लोगों को वहाँ पे सब कुछ बता देता है। अब जैसे ही पोसाइडन पवेलियन को इस बारे में पता चलता है, तो वो भी स्टारलू एम्पायर की मदद करने के लिए शर्क एकेडमी की एक टीम बनाना शुरू कर देते हैं, ताकि वो स्टारलू एम्पायर की मदद कर सके। इस टीम को लीड करने वाला कोई और नहीं बल्कि यूहो ही था, और ऊपर से यूहो के दोस्तों के साथ साथ मिस वू टोंग भी उस टीम में शामिल हो चुकी थी। लेकिन जंग के लिए निकलने से पहले यूहो अपने सभी दोस्तों को लेकर स्पिरिट पकोडा टावर के अंदर आ गया था, ताकि वो वहाँ पे सोल कॉन्ट्रैक्ट्स बनाते हुए वहाँ पे मौजूद कुछ सोल रिंग्स को हासिल कर सके। इस दौरान हमें वहाँ पे ये भी जानने को मिलता है कि इतने अरसे में यूहो के सभी दोस्त काफी ज्यादा पावरफुल बन चुके थे। मिस्टर बीबी, ज़ेंगशी और मिस जानमिंग तीनों को वहाँ पे एक सोल रिंग मिल चुकी थी। इसी दौरान हम वहाँ पे यूहो को देखते हैं, जिसे एक डिवाइन गॉड ट्रायल के लिए चुना जाने वाला था, लेकिन डाइटियन किंग बीच में आते हुए उस ट्रायल को इंटरप्ट कर देता है। हालांकि ये यूहो के लिए एक बहुत बड़ा मौका था, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि यूहो वहाँ पे इस बात से ज्यादा नाराज दिखाई नहीं दे रहा था। गॉड ट्रायल का मौका तो टंगसेन को भी सिर्फ लाइफ में एक बार मिला था। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी थी जो कि हर किसी को लाइफ में सिर्फ एक बार ही मिलती थी, वो भी बहुत ही कम लोगों को। लेकिन यूहो को अपने ऊपर पूरा विश्वास था कि उसे दोबारा से कभी न कभी डिवाइन गॉड ट्रायल के लिए जरूर से चुना जाएगा। इसलिए यूहो वहाँ पे इस बात के ऊपर ज्यादा ध्यान न देते हुए अपने दोस्तों को लेकर स्टारलू एम्पायर की तरफ निकल चुका था, और रास्ते में वो अपने दोस्तों
के साथ मिलकर अपने पुराने दिन याद करते हुए उन लोगों को ग्रिल फिश भी खिलाता है अपने हाथों की बनी हुई। खैर इसी तरह से वो सभी लोग मिलकर वहाँ पे दिन रात सफर करते हुए फाइनली अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं। खैर जैसे ही वो लोग स्टालू एम्पायर में पहुंचते हैं तो उनकी मुलाकात वहाँ पे मास्टर ड्यूक के साथ साथ प्रिंसेस जोजो के साथ होती है। और जैसे यो वहाँ पे आगे बढ़कर मास्टर ड्यूक को मास्टर जोन का लेटर देता है तो मास्टर ड्यूक भी वहाँ पे खुशी खुशी यू हाउ और उसकी टीम को अपनी टीम में शामिल करने के लिए तैयार हो जाता है। और मास्टर ड्यूक यू हाउ को वहाँ पे उसका काम सौंपते हुए कहते हैं, तुम लोगों का काम सन मून एम्पायर के बारे में इंफॉर्मेशन लाना होगा, क्योंकि हम लोगों के पास अपने दुश्मन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है और बगैर किसी इंफॉर्मेशन के इतने ज्यादा खतरनाक दुश्मन का मुकाबला करना बेवकूफी होगी। मास्टर ड्यूक की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो उन लोगों को वहाँ पे अपना प्लान समझाते हुए कहता है, अगर हम लोग इस प्लान के ऊपर अमल करते हैं तो हम लोग मिंग टू माउंटेन से काफी सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा सकते हैं। लेकिन ये प्लान सुनने में जितना ज्यादा सिंपल दिखाई दे रहा था असल में उतना ही ज्यादा खतरनाक था। वहीं यो के इस खतरनाक प्लान के बारे में सुनकर तो प्रिंसेस जोजो के साथ साथ मास्टर ड्यूक और बाकी सभी लोग भी वहाँ पे बहुत ज्यादा हैरान दिखाई दे रहे थे। लेकिन इतना ज्यादा खतरा होने के बावजूद भी हम देखते हैं कि मास्टर ड्यूक वहाँ पे आगे बढ़कर यूओ का साथ देने का डिसाइड करते हैं। खैर उसके बाद हम देखते हैं कि यूओ वहाँ पे मिस वूटोंग के साथ मिलकर अपनी डिवाइन फ्यूजन टेक्निक को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, जो कि वहाँ पे पूरी तरह से नाकाम हो जाती है, जिसके चलते यूओ वहाँ पे डिप्रेस होते हुए कहने लगा था, शायद मेरी ही गलती है, मैं वूटोंग को अच्छी तरह से समझ ही नहीं पाया। पर वो जिस लड़की को अपनी वांगडोंग समझ रहा था वो तो असल में अब कोई और ही लड़की थी। जबकि मिस वूटोंग को भी यूओ की कहानी के बारे में पता चल गया था, इसलिए वो भी इमोशनली तौर पर कहीं न कहीं यूओ के साथ अटैच हो चुकी थी। यूओ को वहाँ पे इस तरह से डिप्रेस होते हुए देखकर उसे खुद भी वहाँ पे काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, जिसे वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि आखिर उसे यूओ के लिए इतना ज्यादा बुरा क्यों लग रहा है। लेकिन साथ ही साथ उसे वहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा भी लग रहा था कि कोई उसकी इतनी ज्यादा फिक्र करता है। खैर उसके बाद हम लोगों को वहाँ पे रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यूओ मास्टर ड्यूक के साथ मिलकर आसमान की ऊंचाइयों में जाना शुरू कर देता है, जिसे वहाँ पे इस तरह से जाते हुए देखकर तो मिस वूटोंग को उसकी काफी ज्यादा चिंता हो रही थी। जबकि वहीं ऊपर की तरफ हम देखते हैं कि जैसे वो लोग वहाँ पे 3000 मीटर की ऊंचाई पे जाते हैं तो मास्टर ड्यूक का सोल गाइडेंस टूल भी वहाँ पे जलना शुरू हो गया था। लेकिन फिर भी वो दोनों वहाँ पे नहीं रुकते, वो दोनों वहाँ पे आगे बढ़ना जारी रखते हैं। लेकिन जब वो लोग वहाँ पे 4000 मीटर की बुलंदी पे पहुंचते हैं तो मास्टर ड्यूक के सोल गाइडेंस फेंग से वहीं पे जमकर टूट जाते हैं, जिसके चलते मास्टर ड्यूक आगे का सफर तय करने के लिए अपनी मास्टर सोल को एक्टिवेट कर लेते हैं। इस दौरान हम देखते हैं कि यूहो भी वहाँ पे अपनी मास्टर सोल का इस्तेमाल करते हुए अपने साथ साथ अपने पिता मास्टर ड्यूक के टेम्परेचर को भी वहाँ पे लो कर देता है, ताकि सन मून एम्पायर का डिटेक्टिव सोल गाइडेंस टूल उन लोगों को वहाँ पे डिटेक्ट न कर ले। खैर इसी तरह से आगे बढ़ते हुए मास्टर ड्यूक यूहो को लेकर 5500 मीटर ऊपर आसमान की बुलंदी पे पहुंच चुके थे। अब ये थी मास्टर ड्यूक की लिमिट, वो इससे आगे नहीं बढ़ सकते थे, पर वो आसानी से यूहो को वहाँ पे 3000 मीटर की बुलंदी तक थ्रो कर देते हैं। यूहो को वहाँ से रवाना करने के बाद हम देखते हैं कि मास्टर यूहो भी वहाँ पे यूहो की सेफ्टी के लिए थोड़े चिंतित दिखाई दे रहे थे और वो अपने मन ही मन में यूहो की सेफ्टी की दुआ करते हुए वहाँ से वापस लौट जाते हैं। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम यूहो को देखते हैं जो कि ग्लाइड करते हुए मिंग माउंटेन्स की तरफ अभी बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक से उसकी सोल टेलीपोर्ट होते हुए किसी और एलम के अंदर पहुंच जाती है, जिसे देखकर यूहो अभी वहाँ पे सोच ही रहा था कि वो कहाँ पे आया है। उससे पहले टैनमिंग उसे वहाँ पे एक्साइटेड होकर जवाब देते हुए बताता है, यूहो तुम तो बहुत ज्यादा किस्मत वाले हो, तुम्हें डिवाइन गोड ट्रायल को पास करने का एक और मौका मिल गया। टैनमिंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जैसे यूहो वहाँ पे पलट कर पीछे की तरफ देखता है तो उसे वहाँ पे एक बार फिर से वही डिवाइन गोड दिखाई देता है जिसने पिछली बार भी यूहो से कॉन्ट्रैक्ट बनाने की कोशिश की थी। लेकिन वो डिवाइन गोड वहाँ पे यूहो को अपना सक्सेसर चुन पाता। उससे पहले टाइटन किंग वहाँ पे एक बार फिर से बीच में आते हुए यूहो की इस डिवाइन अपॉर्चुनिटी को इंटरप्ट कर देता है, जो देखकर तो टैनमिंग वहाँ पे गुस्सा होकर चिल्लाते हुए कहता है, इस इवल टाइटन किंग का कुछ करना पड़ेगा, ये दो बार तुम्हारी डिवाइन अपॉर्चुनिटी को खराब कर चुका है। जिस पे यूहो भी वहाँ पे सीरियस होकर जवाब देते हुए कहता है, अगर मुझे इससे अपना पीछे छुड़ाना है तो सबसे पहले मुझे इसके नेकलेस को डिस्ट्रॉय करना होगा। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टाइटन किंग को तो हेमन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, जिस डिवाइन अपॉर्चुनिटी के लिए वो पिछले 8 लाख सालों से इंतजार कर रहा था। वो अपॉर्चुनिटी बार बार यूहो को मिल रही थी, इसलिए वो वहाँ पे गुस्से से दहाड़ते हुए हेमन के ऊपर अपना गुस्सा निकाल रहा था। खैर दूसरी तरफ हम यूहो को देखते हैं जो कि अपने मिशन के ऊपर फोकस करते हुए मिंगडू माउंटेन्स वाली एरिया के अंदर इंटर कर चुका था। और जब यूहो वहाँ पे पहुंचता है तो उसे वहाँ पे मिंगडू माउंटेन्स के चारों तरफ एक बैरियर दिखाई देता है। ये एक डिटेक्टिव बैरियर था जो कि किसी भी सोल एनर्जी को स्कैन करने के बाद अपने बाकी के डिटेक्टिव टूल्स को यूहो के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता था। लेकिन वो बैरियर वहाँ पे यूहो को स्कैन कर पाता उससे पहले यूहो वहाँ पे अपनी इंस्टेंट शिफ्ट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए खुद को टेलीपोर्ट करके वहाँ से काफी दूर आ गया था। और अब क्योंकि यूहो वहाँ पे मिंगडू माउंटेन्स के अंदर क्या चल रहा है सब कुछ जान चुका था, तो इसलिए यूहो वहाँ से वापस जाने का डिसाइड करता है। लेकिन वहाँ से जाने से पहले यूहो वहाँ पे एक और धमाकेदार काम करता है। वो वहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस बैरियर वाले सोल गाइडेंस टूल के बैरियर को इंटरप्ट कर देता है, जिसके चलते अब वो सारे सोल गाइडेंस टूल पूरी तरह से अंधे हो चुके थे। जो देखकर तो यूहो वहाँ पे खुश होते हुए कहने लगा था, अब देखने में मजा आएगा कि सन मून एम्पायर अंधा होने के बाद कैसी हरकतें करता है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सन मून एम्पायर के अंदर मौजूद कमांडर मैड बुल और उसके लोगों को भी वहाँ पे पता चल गया था कि कोई उनके सोल गाइडेंस टूल्स के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, पर ये कौन और कैसे कर रहा था इस बारे में उन लोगों को भी वहाँ पे कुछ पता नहीं चल पा रहा था।
इवन वो लोग जैसे कोई मेलवेयर या वायरस समझ बैठे थे, पर मैडबुल को वहाँ पे एहसास हो गया था कि ये कोई मेलवेयर या वायरस नहीं है, बल्कि ये उनकी दुश्मन की तरफ से चला हुआ हमला है। तभी वहाँ पे केवल सोल मास्टर की एंट्री होती है, जो कि कमांडर मैडबुल को आदेश देते हुए कहता है तुम्हें किसी भी तरह से छुपे हुए दुश्मन के बारे में पता लगाकर उसे खत्म करना होगा, वरना ये तो हमारे प्लान को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम यूहो को देखते हैं, जो कि अपने सोल गाइडेंस टूल का इस्तेमाल करते हुए उनकी टेक्नोलॉजी को चुराने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इस दौरान कमांडर मैडबुल यूहो को देख लेता है, जिसके चलते वो वहाँ पे पागलों की तरह यूहो के ऊपर हमले करने लगा था। जो देखकर यूहो वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ मूव करते हुए अपने मन में कहने लगा था, जैसा कि मैंने सोचा था वो लोग मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, चलो इन्हें को झटका देता हूँ। और ये कहकर यूहो वहाँ पे अपनी एमरल्ड सोर्ड का इस्तेमाल करके वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक चलते हुए एक ही बार में वहाँ पे काफी सारे सोल गाइडेंस टूल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके चलते हम देखते हैं कि वहाँ पे जगह जगह पे छोटे छोटे एनर्जी ब्लास्ट होने लगे थे। इवन अपने इस खतरनाक अटैक में यूहो वहाँ पे सोल गाइडेंस मास्टर को भी जान से मार चुका था। लेकिन इस दौरान वहाँ पे यूहो को दूर से एक इवल एनर्जी अपनी तरफ आते हुए दिखाई देती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि कमांडर मैडबुल ही था। जिसे देखकर यूहो वहाँ पे अचानक से कोल टून में कहता है आ जाओ, वैसे भी तुम्हारे साथ मेरा काफी सारा पुराना हिसाब किताब बाकी है। और ये कहकर यूहो वहाँ पे अपने पास से कुछ टाइम बॉम्ब्स बाहर निकाल कर उन हाई अल्ट्रा एल्टीट्यूड वाले सोल गाइडेंस टूल्स के ऊपर लगाना शुरू कर देता है। जबकि इस दौरान हम देखते हैं कि कमांडर मैडबुल भी वहाँ पे पागलों की तरह लगातार पीछे से यूहो के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहा था। कमांडर मैडबुल 93 लेवल का एक टाइटल डोलू मास्टर था, जो कि यूहो को देखकर वहाँ पे गुस्सा होते हुए उससे कहता है ओह तो तुम वो छोटे चूहे जिसने यहाँ पे सारी हलचल मचा रखी है। और ये कहकर कमांडर मैडबुल वहाँ पे अपने ड्रोन्स और अपने बॉम्ब्स के साथ पागलों की तरह लगातार वहाँ पे यूहो के ऊपर हमले करने लगा था। पर अब तक यूहो वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ मूव करते हुए उसके हर एक हमले को डॉज करता जा रहा था। इस दौरान हम देखते हैं कि यूहो वहाँ पे मौके का फायदा उठाकर अपनी सोल डेस्टिनी आई टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए कमांडर मैडबुल के ऊपर एक बहुत ज्यादा खतरनाक अटैक चल देता है। हालांकि यूहो की ये टेक्निक बहुत ज्यादा पावरफुल थी, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि कमांडर मैडबुल वहाँ पे अपनी एक स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए यूहो की उस टेक्निक को बहुत आसानी से रोक लेता है। हालांकि एक सेकंड के लिए कमांडर मैडबुल भी अपना ध्यान खो चुका था और इसी एक सेकंड का फायदा उठाकर यूहो उसको पार करते हुए वहाँ से भाग जाता है। लेकिन कमांडर मैडबुल, जो कि अब वहाँ पे पहले से भी ज्यादा गुस्सा हो चुका था, वो यूहो को इतनी आसानी से कैसे भागने दे सकता था। इसलिए वो पीछे से यूहो के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक चलते हुए उसे हिट करके वहाँ पे पीछे की तरफ फेंक देता है। और साथ ही साथ वो वहाँ पे एक ट्रैप बैरियर का इस्तेमाल करते हुए यूहो को वहाँ पे उसके अंदर ट्रैप करना भी शुरू कर देता है। ये देखकर यूहो वहाँ पे केवल स्माइल करते हुए कमांडर मैडबुल से कहता है ओह तो तुम मुझे यहाँ पे ट्रैप करना चाहते हो, चलो मैं भी तुम्हें एक छोटा सा तोहफा दे देता हूँ। और ये कहकर यूहो वहाँ पे अपने पास एक डिवाइस को बाहर निकाल कर उसके अंदर मौजूद बटन को प्रेस कर देता है, जिसके चलते हम देखते हैं कि उसके लगाए हुए सभी टाइम बॉम्ब से एक एक करके ब्लास्ट होने लगे थे। इतनी ज्यादा खतरनाक तबाही को देखकर तो कमांडर मैडबुल को वहाँ पे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था। जबकि इस मौके का फायदा उठाकर हम देखते हैं कि वहाँ पे जेंशी और मिचियान मिंग की एंट्री होती है, जो कि अपनी रिप्लेसमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले यूहो को वहाँ से भगा देता है। और उसके बाद वो वहाँ पे अपनी डिवाइन शील्ड और मिचियान मिंग की गोल्डन पैरामोडल बॉडी का इस्तेमाल करते हुए उस बैरियर को भी वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर चुका था, जिसे काफी सारे छोटे छोटे ड्रोन्स आपस में मिलकर बना रहे थे। अब जैसे ही वो बैरियर वहाँ पे डिस्ट्रॉय होता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था। और इस दो तरफा तबाही को देखकर तो कमांडर मैडबुल के होश ही उड़ चुके थे, और इसलिए कमांडर मैडबुल वहाँ पे गुस्से से पागल होते हुए यूहो और उसके साथी के ऊपर एक बहुत ज्यादा खतरनाक अटैक चल चुका था। लेकिन वो अटैक आकर वहाँ पे यूहो या उसके साथियों को हिट कर पाता। उससे पहले वहाँ पे मिस वूटोंग की एंट्री होती है, जो कि वहाँ पे अपनी होली माचा सोल का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक को बहुत ही आसानी के साथ डिस्ट्रॉय कर देती है। वहीं मिस वूटोंग की होली माचा सोल को देखकर तो यूहो भी काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रहा था। मिस वूटोंग के पास 1 लाख साल पुरानी सोल रिंग भी थी, जिसे देखकर कमांडर मैडबुल वहाँ पे गुस्सा होते हुए सीधे जाकर उसके साथ टकरा जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि मिस वूटोंग वहाँ पे अकेले ही कमांडर मैडबुल को टक्कर दे पा रही थी, जो देखकर तो सभी लोग वहाँ पे हैरान होते हुए कहते हैं क्या वूटोंग इतनी ज्यादा पावरफुल है, वो एक 93 लेवल के टाइटल डोलू मास्टर को भी टक्कर दे पा रही है। तभी सामने की तरफ हम देखते हैं कि मिस वूटोंग वहाँ पे अपने होली विंग्स का इस्तेमाल करते हुए कमांडर मैडबुल के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक चल देती है, जिसके चलते हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था। और उस ब्लास्ट की वजह से फैला हुआ स्मोक जब खत्म होता है तो बेचारे कमांडर मैडबुल को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि उसे वहाँ पे यूहो और उसके साथियों ने चारों तरफ से घेर रखा था। जो देखकर कमांडर मैडबुल वहाँ पे केवल स्माइल करते हुए कहता है तो अब तुम चूहे मिलकर मेरे साथ फाइट करोगे। लेकिन हम देखते हैं कि वो सभी लोग वहाँ पे कमांडर मैडबुल की बातों के ऊपर ज्यादा ध्यान न देते हुए जल्दी से आगे बढ़कर वहाँ पे चारों तरफ से उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि कमांडर मैडबुल अकेले ही वहाँ पे उन सभी को बराबरी की टक्कर दे पा रहा था। लेकिन जैसे जैसे टाइम वहाँ पे बीत रहा था वैसे वैसे ही हम देखते हैं कि कमांडर मैडबुल की हालत भी खराब होने लगी थी। जिसके बाद तो हम देखते हैं कि यूहो और उसके सभी साथी मिलकर एक साथ वहाँ पे कमांडर मैडबुल के ऊपर एक बहुत ज्यादा खतरनाक अटैक चल देते हैं। जो देखकर तो कमांडर मैडबुल भी वहाँ पे गुस्सा होते हुए अपनी 7th सोल्स के लिए मैडबुल ट्रू बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है, जिसके चलते वो वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक मैडबुल में ट्रांसफॉर्म हो गया था, जिसका साइज इतना ज्यादा बड़ा था कि हम देखते हैं कि यूहो और उसके दोस्त वहाँ पे कमांडर मैडबुल के सामने कीड़े मकोड़ों की तरह दिखाई दे रहे थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस वूटोंग भी वहाँ पे अपनी 7th सोल स्किल को एक्टिवेट करते हुए अपने बटरफ्लाई विंग्स को बाहर निकाल लेती है। और क्योंकि वो अपनी सीक्रेट ब्लड लाइन को
अवेकन कर चुकी थी तो उसके माथे के ऊपर हम देखते हैं कि टंगसन की तरह एक कोड स्पीयर का साइन भी देखने को मिलता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस वुटोंग अकेले ही वहाँ पे उस मैड बुल के साथ फाइट करना शुरू कर देती है। वो सबसे पहले वहाँ पे अपनी गोल्डन स्पीयर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर स्पेस की बरसात करना शुरू कर देती है, जिससे बेचारा मैड बुल वहाँ पे संभल पाता। उससे पहले मिस जानिंग वहाँ पे आगे बढ़कर अपने रूबी सॉफ्ट टेंडेंट स्नेक बीस्ट का इस्तेमाल करते हुए उसे वहाँ पे पूरी तरह से जकड़ लेती है, जो देखकर उसके ऊपर फाइनल अटैक करने के लिए यू वहाँ पे आगे बढ़ता है। जिसे अपनी तरफ आते हुए देखकर हम देखते हैं कि कमांडर मैड बुल वहाँ पे अपने ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए उसे रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन हम देखते हैं कि यू वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके के साथ उसके सभी ड्रोन्स को डॉज करते हुए उसके सामने पहुंच चुका था। जिसके बाद यू वहाँ पे सीधा अपनी होंग डोंग फार्म टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए कमांडर मैड बुल के ऊपर एक बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक चल चुका था। हालांकि कमांडर मैड बुल अपनी डिफेंसिव प्रोटेक्टिव शील्ड का इस्तेमाल करते हुए उसे रोकने की कोशिश तो बहुत ज्यादा करता है, लेकिन उसकी प्रोटेक्टिव डिफेंसिव शील्ड उसके सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती और देखते ही देखते यू की होंग डोंग फार्म टेक्निक सीधे जाकर उसे हिट कर जाती है। जिसके चलते हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था, जिसके साथ ही हमारे ये कमाल के एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का सोल लैंड की एक और नई वीडियो में। की शुरुआत में हम यू को देखते हैं जो कि स्टारलू एम्पायर के साथ एक मीटिंग रखता है, जिसमें वो लोग सनमून एम्पायर का मुकाबला करने के लिए एक बहुत बड़े प्लान को डिस्कस करते हैं। इवन उस मीटिंग में मास्टर ड्यूक भी शामिल थे और उनके साथ साथ काफी सारे टाइटल डोली सोल मास्टर्स भी मौजूद थे। और मीटिंग खत्म हो जाने के बाद हम देखते हैं कि वो वहाँ पे प्लान के मुताबिक एक बार फिर से अकेले मिगडू माउंटेन्स की पीक रीजन की तरफ निकल चुका था, जहाँ वो आसमान की ऊंचाइयों से नीचे की तरफ ग्लाइड करते हुए सेंटर पॉइंट तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि यू को वहाँ पे बहुत ही सावधानी के साथ आगे बढ़ना पड़ रहा था, क्योंकि वहाँ पे चारों तरफ काफी सारे सेंसर लगे हुए थे, जिन्हें अगर यू गलती से भी हल्का सा टच कर देता तो वो वहाँ पे मौजूद सारे के सारे सोल गाइडेंस वेपन्स को एक्टिवेट कर देते। इसलिए हम देखते हैं कि यू वहाँ पे जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा सावधानी के साथ आगे बढ़ रहा था। और इसी तरह सावधानी के साथ आगे बढ़ते बढ़ते हम देखते हैं कि यू फाइनली वहाँ पे मेन पॉइंट तक भी पहुंच चुका था, जिसे वहाँ पे स्पिरिचुअल बैरियर का इस्तेमाल करते हुए बंद करके रखा गया था। लेकिन यू वहाँ पे अपनी मेटल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ उसके अंदर घुस जाता है। लेकिन इसके चलते हम देखते हैं कि वहाँ पे जितने भी सोल गाइडेंस वेपन्स मौजूद थे वो सारे के सारे एक्टिवेट होते हुए यू के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। लेकिन उनमें से कोई भी अटैक वहाँ पे यू को लग पाता उससे पहले हम देखते हैं कि वहाँ पे मिस वुटोंग की एंट्री होती है, जो कि आते साथ ही वहाँ पे यू को बचाते हुए उन सारे के सारे अटैक्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। जबकि मिस वुटोंग को अचानक से वहाँ पे आते हुए देखकर यू तो काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रहा था, क्योंकि यू इस खतरनाक प्लान के अंदर अपने साथियों को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था। पर अब जो हो चुका था वो हो चुका था, अब पीछे हटने का कोई भी रास्ता नहीं था। इसलिए वो दोनों मिलकर वहाँ पे एक साथ ही आगे बढ़ने का डिसाइड करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों वहाँ पे आगे बढ़ते हुए अपने रास्ते में आने वाले हर एक सोल गाइडेंस वेपन को डिस्ट्रॉय करते जा रहे थे। जबकि मिस वुटोंग तो वहाँ पे डेथ गो टावर को डिस्ट्रॉय करने के लिए आगे बढ़ जाती है। और जैसे यू को वहाँ पे इस बात का इल्म होता है तो वो जल्दी से अपनी रिप्लेसिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए मिस वुटोंग के साथ अपनी पोजीशन को बदल लेता है, ताकि वो मिस वुटोंग की जान बचा सके। लेकिन इस चक्कर में हम देखते हैं कि यू बेचारा खुद वहाँ पे डेथ गो टावर के अटैक में फंस चुका था, जो देखकर तो वहाँ पे ऐसा ही लग रहा था कि शायद यू को यहीं पे अंत होने वाला है। लेकिन यू वहाँ पे पूरी तरह से मर पाता उससे पहले हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पे उसकी बॉडी के ऊपर ड्रैगन स्केल्स बनना शुरू हो जाते हैं। और थोड़ी देर बाद ही हम देखते हैं कि यू वहाँ पे गोल्डन एनर्जी के साथ चमकता हुआ सीधे नीचे जा गिरता है, यानी कि वो डेथ गो टावर के खतरनाक अटैक से सर्वाइव करके आता। लेकिन इस खतरनाक अटैक के चलते हम देखते हैं कि ड्रैगन किंग डाइटियन भी वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घायल हो गया था। उसे वहाँ पे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर कोई सोल गाइडेंस टूल इतना ज्यादा खतरनाक कैसे हो सकता है। न जाने इस डेथ गो टावर को बनाने के लिए कितने ज्यादा सोल गाइडेंस वेपन्स का इस्तेमाल किया गया होगा। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस वुटोंग भी वहाँ पे आगे बढ़कर यू के पास जाते हुए उससे कहती है, यू आखिर तुम इतने खतरनाक अटैक से सर्वाइव कैसे कर गए। जिसपे यू उससे वहाँ पे सीधा सीधा जवाब देते हुए कहता है कि मैंने यहाँ पे अपनी जान बचाने के लिए ड्रैगन पेनेंट का इस्तेमाल किया था। लेकिन अभी वो दोनों वहाँ पे इसी तरह से आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे इवल मोनार्क के कुछ और लोग भी वहाँ पे आना शुरू कर देते हैं, जिन्हें देखकर यू वहाँ पे मिस वुटोंग से कहता है कि मुझे भी खुद को हील करने के लिए थोड़ा समय चाहिए, तब तक तुम्हें अकेले यहाँ पे इन सभी को संभालना होगा। जिसके लिए तो हम देखते हैं कि मिस वुटोंग भी वहाँ पे रेडी हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो वहाँ पे अपनी ड्रैगन गॉड रोलर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उनके ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक से हमला कर देती है। जिसके चलते हम देखते हैं कि न सिर्फ काफी सारे सोल्जर्स वहाँ पे जान से मारे जाते हैं, बल्कि उसी के साथ साथ काफी सारे सोल गाइडेंस वेपन्स भी वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गए थे। जबकि पीछे की तरफ हम देखते हैं कि यू वहाँ पे गुड इलेक्ट्रोलेक्स की पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने डेथ गेट को ओपन कर रहा था, जिसका एक गेट वो ऑलरेडी स्टारलू एम्पायर के अंदर छोड़ कर आया था। और अब वो यहाँ पे दूसरे डेथ गेट का इस्तेमाल करते हुए अपने दोस्तों को वहाँ पे बुलाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि सनमून एम्पायर की आर्मी वहाँ पे यू को रोकने की कोशिश तो बहुत ज्यादा करती है, लेकिन तब तक हम देखते हैं कि यू वहाँ पे अपने डेथ गेट पोर्टल को ओपन कर चुका था, जिसके अंदर से वहाँ पे स्टारलू एम्पायर के सारे टाइटल डोलू सोल मास्टर्स निकल कर बाहर आने लगते
हैं और वो सभी वहाँ पे एक एक करके अपना खतरनाक अटैक चलते हुए उनके ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ रहे थे। इवन उनके खतरनाक हमलों के चलते हम देखते हैं कि वहाँ पे सन मून एम्पायर की काफी सारी स्टारशिप्स भी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और साथ ही साथ हम देखते हैं कि स्टार लू एम्पायर के टाइटल डोली सोल मास्टर्स को देखकर तो वहाँ पे भगदड़ मच चुकी थी और उनका लीडर वहाँ पे घबराते हुए कहता है कि आखिर इतने सारे डोली सोल मास्टर्स यहाँ पे आए कैसे, जिस पे एक ठंडा डोली सोल मास्टर उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहती है ये बात तुम अपने लीडर मैड डॉग से जाके पूछना, क्योंकि मैं तुम्हें भी उसी के पास पहुंचाने वाली हूँ। और ये कहकर वो वहाँ पे अपने टंडर ब्लेड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उनके लीडर को भी वहाँ पे जान से मार देती है। लेकिन भले ही टाइटल डोली सोल मास्टर्स के आ जाने के बाद वो इवल मोनार्क आर्मी के ऊपर भारी पड़ रहे थे, लेकिन अभी भी उनके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा डेथ गोड टावर बना हुआ था, जिसके बारे में यूहो उन लोगों को वहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन देते हुए कहता है कि जब डेथ गोड टावर ने मेरे ऊपर हमला किया था तो मैंने उस समय अपनी मेंटल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए साफ साफ महसूस किया था कि वो बदले की आग में जल रहा है, इसलिए उसका मुकाबला कर पाना हमारे लिए उतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला। क्योंकि जहाँ तक मैं महसूस कर पाया हूँ ये डेथ गोड टावर अपने हर एक अटैक में एवेंजिंग सोल्स का इस्तेमाल करता है। यूहो की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि माता ज़ुआनजी भी वहाँ पे थोड़ा परेशान हो जाते हैं और वो कुछ सोचते हुए कहते हैं इन एवेंजिंग सोल्स का मुकाबला करने के लिए तो हमें तुम्हारे जैसे एक मेंटल सोल मास्टर की जरूरत होगी। इसलिए हम देखते हैं कि माता ज़ुआनजी वहाँ पे एक प्लान बनाते हुए कहते हैं कि यूहो अपने साथ 2 टाइटल डोली सोल मास्टर्स को ले जाकर डेथ गोड टावर को डिस्ट्रॉय करेगा, जबकि बाकी के सभी लोग मेरे साथ मिलकर यहाँ पे इस माउंटेन्स के ऊपर जितनी भी सोल गैडिस वेपन्स मौजूद है उन सभी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि वो वहाँ पे शैटर्ड डोली सोल मास्टर का इस्तेमाल करते हुए डेथ गोड टावर के ऊपर आ गया था, लेकिन उन्हें वहाँ पे कोई भी गार्डियन सोल मास्टर दिखाई नहीं देता। और बाहर की तरफ हम देखते हैं कि मास्टर ज़ुआनजी और बाकी के सभी सोल मास्टर्स के साथ भी ऐसा ही होता है। इसलिए हम देखते हैं कि वो सभी भी वहाँ पे यूहो के पीछे पीछे उसी जगह पे आ चुके थे। हालांकि ये बात उन सभी को वहाँ पे थोड़ी अजीब लग रही थी, लेकिन तभी हम देखते हैं कि हैमर डोली सोल मास्टर वहाँ पे अपने जायंट हैमर का इस्तेमाल करते हुए जैसे ही डेथ गोड टावर की कोर के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है तो हम देखते हैं कि उसका अटैक वहाँ पे वापस रिवर्स आते हुए उसी के साथ टकरा गया था और साथ ही साथ वहाँ पे इवल एनर्जी का सैलाब आ जाता है, जिनमें लातदार एवेंजिंग सोल्स मौजूद थी, जो देखकर शैटर डोलू मास्टर जल्दी से वहाँ पे अपने आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करते हुए अपने और अपने साथियों के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना देता है। लेकिन तभी वहाँ पे ब्लड सी के अंदर से एक अल्टीमेट टाइटल डोलू सोल मास्टर निकल कर बाहर आती है, जो कि वहाँ पे अपनी फिंगर को हल्का सा झटका देकर शैटर डोलू मास्टर की शील्ड को वहाँ पे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देती है। इवन हम देखते हैं कि उसके ओवर प्रेशर की वजह से यूहो और उसके साथी तो वहाँ पे अपने अपने घुटनों पे आ चुके थे। सिर्फ टाइटल डोलू सोल मास्टर जी वहाँ पे उस ओवर प्रेशर का मुकाबला कर पा रहे थे। और जब वो लेडी मास्टर वहाँ पे अपनी सोर्डिंग्स को बाहर निकालती है तो सभी लोग वहाँ पे हैरान होते हुए कहते हैं ये तो डेमी गोड लेवल पे है, यानी कि वो 99 लेवल पे पहुंच चुकी थी। एक और ब्रेक थ्रू और उसके बाद वो पूरी तरह से गोडिस में ट्रांसफॉर्म हो जाती। वो लेडी मास्टर ऑलरेडी सन लू एम्पायर के अंदर डेथ गोडिस के नाम से मशहूर थी और आज तक जिस किसी ने भी उसे देखा था वो जिंदा नहीं बच पाया था। जैसे ये बात यूहो को वहाँ पे पता चलती है तो वो भी वहाँ पे चौंकते हुए कहता है ओह, तो अब पता चला सन मून एम्पायर मिंगडू माउंटेन्स की रक्षा को लेकर इतना ज्यादा केयरलेस क्यों था, क्योंकि उन्होंने अपनी डेथ गोडिस को जो यहाँ पे भेज रखा था। ये सोचकर हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पे यूहो आगे बढ़ते हुए डेथ गोडिस से कहता है डियर एल्डर, मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ, प्लीज मना मत करना। जैसे डेथ गोडिस की नजर वहाँ पे यूहो के ऊपर पड़ती है तो वो वहाँ पे केवल स्माइल करते हुए कहती है ओह, तो ये तुम हो, मैं तो खुद तुमसे मिलना चाह रही थी। तुम्हारे जैसे कमाल के टैलेंट को मैं ऐसे ही मारकर जाया नहीं करना चाहती। जबकि हम देखते हैं कि यूहो वहाँ पे उसकी बातों को इग्नोर करते हुए कोल्ड टोन में उससे कहता है मैं आपसे सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ, आखिर आप ये सब कुछ क्यों कर रही हो। यूहो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि डेथ गोडिस को वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो अपनी डेडली एनर्जी को अनलीश करना शुरू कर देती है। हालांकि शैटर स्टार डोलू मास्टर वहाँ पे आगे बढ़कर यूहो को बचाने की कोशिश करता है, पर उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि डेथ गोडिस वहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए यूहो को टेलीपोर्ट करते हुए अपने सामने ले आती है। वो वहाँ पे यूहो को गले से जकड़ते हुए कहती है सच सच बताओ, आखिर तुम मेरे बारे में कैसे जानते हो। एक झूठ और मैं तुम्हारे सर को तुम्हारे दर्द से अलग कर दूंगी। जिस पे यूहो उसे वहाँ पे मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है इसका मतलब है कि मैंने आपको बिल्कुल सही पहचाना। आप वो एल्डर जी शुई, एल्डर मू की पुरानी दोस्त। आपको जानकर खुशी होगी मैं आपके पुराने दोस्त एल्डर मू का डिसेबल यू हाउ हूँ। एल्डर मू का नाम सुनकर हम देखते हैं कि एल्डर जी शुई को वहाँ पे एक झटका लगता है और वो हैरान होते हुए कहती है ओ एल्डर मू, काफी अरसे के बाद इसका नाम सुन रही हूँ। मानना पड़ेगा बच्चे, तुम्हारी नजर काफी ज्यादा तेज है। लेकिन अचानक से वो वहाँ पे जोर जोर से हंसती हुए कहती है लेकिन अब एल्डर मू मर चुका है तो उसको याद करके क्या फायदा। जिसपे हम देखते हैं कि यूहो अचानक से वहाँ पे सीरियस होते हुए कहता है मैं जानता हूँ कि पास्ट में आपके साथ बहुत कुछ बुरा हुआ है, लेकिन उसका बदला आप पूरे कॉन्टिनेंट को तबाह करके क्यों लेना चाहती हो। जिसपे हम देखते हैं कि एल्डर जी शुई अचानक से गुस्सा होते हुए कहती है अपनी ये बकवास बंद करो और दफा हो जाओ यहाँ से। वैसे तो मैं कभी भी अपनी शिकार को जिंदा नहीं छोड़ती, लेकिन क्योंकि तुम एल्डर मू के डिसेबल हो तो इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दे रही हूँ। लेकिन यूहो वहाँ से जा पाता उससे पहले हम देखते हैं कि एल्डर जी शुई के ऊपर अचानक से इवल पावर्स एक बार फिर से हावी होना शुरू हो जाती है। वो दोबारा से यूहो को गले से पकड़ते हुए कहती है माफ करना बच्चे, लेकिन अब मैंने अपना प्लान बदल लिया है। एल्डर मू तो वैसे भी जिंदा नहीं है तो तुम्हें जिंदा छोड़कर क्या फायदा, मैं तुम्हें भी तुम्हारे माचा के पास पहुंचा देती हूँ। लेकिन ये कहकर वो वहाँ पे यूहो को मार पाती उससे पहले हम देखते हैं कि अचानक से यूहो की शर्ट वहाँ पे फट जाती है और ये सब हो रहा था यूहो के ड्रैगन पेंडेंट की वजह से। हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पे यूहो
के पीछे ड्रैगन किंग डाइटियन की शैडो अपीयर होती है, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि यूहो का पावर लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका था। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूहो वहाँ पे अपनी एनर्जी को अनलीज करते हुए बहुत ही कूल तरीके के साथ एलन ज़ीशुई से खुद को बचा लेता है। लेकिन यूहो की बॉडी से निकलने वाला ऑरा इतना ज्यादा पावरफुल था कि हम देखते हैं कि टाइटल लेवल के डोलू सोल मास्टर्स के लिए भी वहाँ पे कलर रह पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। इसी दौरान हम देखते हैं कि ड्रैगन किंग डाइटियन वहाँ पे एक जोरदार दहाड़ मारते हुए कहता है, इंसानों दफा हो जाओ यहाँ से। यूहो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि सभी लोग वहाँ पे हैरान होते हुए कहते हैं, ये यूहो नहीं है बल्कि ये तो कोई और ही है। जिसके बाद हम लोगों को वहाँ पे ड्रैगन किंग डाइटियन और एलन ज़ीशुई के दरमियान एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल की फाइट देखने को मिलती है। इवन हम देखते हैं कि ड्रैगन किंग डाइटियन वहाँ पे एक स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल को ओपन करते हुए खुद भी वहाँ पे आ गया था और ड्रैगन किंग डाइटियन को वहाँ पे आते हुए देखकर एलन ज़ीशुई को भी वहाँ पे एहसास हो जाता है कि वो अभी के लिए ड्रैगन किंग डाइटियन का मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए वो अपनी हार मानते हुए चुपचाप वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ड्रैगन किंग डाइटियन भी वहाँ से जाते हुए यूहो से कहता है, इतने ज्यादा खतरनाक दुश्मन ना बनाया करो, कहीं ऐसा ना होना कि तुम किसी दिन अपनी जान ही गवा बैठो। लेकिन इस दौरान हम देखते हैं कि यूहो को ड्रैगन किंग डाइटियन की सोर्स पावर का पता चल जाता है कि कैसे डाइटियन किंग अपनी पावर को बढ़ाता है। जिसके चलते हम देखते हैं कि यूहो भी वहाँ पे सेम उसी टेक्निक को प्रैक्टिस करते हुए अपनी पावर को भी बढ़ाने लगा था। इसके बाद हम देखते हैं कि यूहो वहाँ पे अपनी सोल पावर को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है कि वो उसकी कंडेंस फॉर्म को बाहर निकालते हुए उसे एक टोर्नेडो में बदल चुका था। और जैसे यूहो वहाँ पे छोटे से टोर्नेडो के अंदर अपनी मेंटल पावर को भी ऐड कर देता है, तो देखते हैं कि वो वहाँ पे किसी मैग्नेटिक फील्ड की तरह आसपास की सारी चीजों को अपनी तरफ खींचने लगा था। जो देखकर यूहो भी वहाँ पे खुश होते हुए कहता है, ये तो बिल्कुल डाइटियन किंग की बॉडी के अंदर मौजूद उस ब्लैक होल की तरह काम कर रहा है, बस ये साइज में बहुत ज्यादा छोटा है। हालांकि यूहो उसे बड़ा तो कर सकता था, लेकिन यूहो को डर था कहीं बड़ा होने के बाद ये खुद ब खुद एक्सप्लोड न हो जाए, इसीलिए यूहो उसे टेस्ट करने के लिए एक खुले मैदान के अंदर चला जाता है। लेकिन जब यूहो वहाँ पे अपनी कंडेंस किए हुए टोर्नेडो को बाहर निकालकर उसका साइज बड़ा करता है, तो हम देखते हैं कि वो वहाँ पे आसपास की सारी एनर्जी को इकट्ठा करते हुए अपने साइज को और भी ज्यादा बढ़ाता जा रहा था। और देखते ही देखते वो वहाँ पे अनस्टेबल होकर एक्सप्लोड हो जाता है, जिसके चलते वहाँ पे कितना बड़ा एनर्जी ब्लास्ट होता है कि स्टार वाम्पायर की आर्मी को तो ऐसा लग रहा था कि शायद ये दुश्मन की तरफ से उनके ऊपर कोई हमला हो रहा है। और इसी बारे में पता लगाने के लिए वो अपने कुछ लोगों को भी उस जगह पे इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेज देते हैं। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम यूहो को देखते हैं जो कि जंगल से होता हुआ चुपचाप अपने कैंप के अंदर आ जाता है। लेकिन जब यूहो अपने कमरे के अंदर इंटर करता है, तो उसे अपने सामने मिस वुटोंग बैठी हुई दिखाई देती है, जो कि गुस्से से यूहो को ही घूर रही थी। साथ ही साथ वो वहाँ पे बिल्कुल किसी बीवी की तरह यूहो से सवाल करते हुए पूछती है, ये तुम इतनी रात को बाहर क्या कर रहे थे? मिस वुटोंग के सवाल को सुनकर तो बेचारा यूहो भी वहाँ पे घबरा जाता है और वो हड़बड़ी में अचानक से जवाब देते हुए कहता है, मैं तो बस सितारों से भरा खुला आसमान देखने गया था। लेकिन जब मिस वुटोंग वहाँ पे बाहर की तरफ देखती है, तो बाहर तो तूफान आया हुआ था, यानी कि यूहो को वहाँ पे झूठ पकड़ा जाता है। लेकिन यूहो जल्दी वहाँ पे खुद को संभाल कर मिस वुटोंग से सवाल करते हुए पूछता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन आप मेरे कैंप के अंदर क्या कर रही हो और आपको कैसे पता चला कि मैं अपने रूम में नहीं हूँ? क्या आप मेरे ऊपर नजर रख रही हो? आप घबराने की बारी मिस वुटोंग की थी। वो वहाँ पे घबरा कर यूहो को जवाब देते हुए कहती है, नहीं नहीं, मैं तो बस पास से गुजर रही थी और मैंने देखा तुम अपने रूम में नहीं हो, इसलिए मैं बस कैजुअली पूछ रही थी। और ये कहकर मिस वुटोंग खुद ही शर्मिंदा होते हुए वहाँ से भाग जाती है। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोगों को वहाँ पे अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यूहो और उसके सभी साथी वापस अपनी अकेडमी की तरफ रवाना हो रहे थे कि तभी एक सोल्जर भागता हुआ आकर वहाँ पे यूहो और उसके साथियों को रोकते हुए कहता है, प्रिंस जूजू जो कि अभी जंग में बिजी हैं, इसलिए वो खुद यहाँ पे नहीं आ पाई, लेकिन वो चाहती हैं कि आपके लिए एक अच्छी सी दावत का इंतजाम किया जाए और साथ में आपको एक नोबल टाइटल भी दिया जाए। लेकिन हम देखते हैं कि वो वहाँ पे मना करते हुए कहता है, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, बस प्रिंस जूजू से इतना कह देना, अगर हमारी किस्मत में हुआ तो हम दोबारा जरूर मिलेंगे। और ये कहकर यूहो अपने सभी साथियों के साथ वापस अपनी अकेडमी की तरफ निकल जाता है। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है और एक बहुत लंबे सफर के बाद फाइनली यूहो अपनी टीम के साथ वापस से शेर अकेडमी में आ चुका था, जहाँ पे वो अपने बाकी के साथियों को टैंक सेक्ट में भेज देता है, जबकि खुद वो एल्डर ज़ोन से मिलने के लिए सी गोड पवेलियन में आ जाता है, जहाँ पे यूहो सीधा उस गोल्डन ट्री के पास आकर उसके सामने झुकते हुए कहता है, एल्डर मू मैं वापस आ गया और आप यकीन नहीं करेंगे, इस बार मेरा मुकाबला आपकी सबसे अच्छी दोस्त यीशुई के साथ हुआ था और आपको जानकर खुशी होगी कि आपका ये डिसेबल उसे हराने में भी कामयाब हो गया। प्लीज अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मुझे रिस्पॉन्स करें। लेकिन हम देखते हैं कि यूहो वहाँ पे से आगे कुछ भी कह पाता, उससे पहले हम देखते हैं कि एल्डर ज़ोन वहाँ पे पीछे से आकर उसे जवाब देते हुए कहते हैं, पिछली बार बीस्ट किंग के अटैक को रोकने की वजह से उनकी सोल बहुत ही बुरी तरह से डैमेज हो चुकी है, इस वजह से वो तुम्हें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर पाएंगे। और ये कहकर एल्डर ज़ोन यूहो को लेकर मेन हॉल के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पे वो दोनों सन मून एम्पायर के साथ साथ यीशुई और ब्लैक ड्रैगन किंग के बारे में भी बात करते हैं। और क्योंकि अभी के लिए ये दोनों सन मून एम्पायर के साथ थे, तो ये बात सन मून एम्पायर को बहुत ही ज्यादा खतरनाक बना रही थी। और हमारा इकलौता अल्टीमेट डोलू सोल मास्टर डिबुसू भी अभी के लिए बहुत ही बुरी तरह से घायल है, जिसके चलते मुझे नहीं लगता कि वो भी हमारी मदद कर पाएगा। इवन जब सन मून एम्पायर ने
यान एम्पायर के ऊपर सरप्राइज अटैक किया था, तो उसमें हम देखते हैं कि यान एम्पायर को बहुत ही बुरी तरह से नुकसान हुआ था, जिसके चलते मुझे नहीं लगता कि अब वो लोग एक और जंग लड़ पाएंगे। अब ये सारी बुरी खबरें सुनने के बाद युवा वहाँ पे मास्टर जॉन को बताता है कि जब मिंगडू माउंटेन्स के ऊपर मेरा मुकाबला यी सुई के साथ हुआ था, तो उस समय ड्रैगन किंग डाइटियान ने मेरी बॉडी के ऊपर कब्जा करते हुए उसे बहुत ही आसानी के साथ हरा दिया था। लेकिन इस बीच मैंने ड्रैगन किंग डाइटियान की सर्कुलेशन पावर को देख लिया था, जो कि किसी ब्लैक होल्स की तरह एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई थी, जो कि मुझे काफी ज्यादा अजीब लगा क्योंकि उसकी सोल पावर हम लोगों से बिल्कुल ही अलग दिखाई दे रही थी। अब मुझे समझ इस बात की नहीं आ रही कि ऐसी अल्टीमेट सोल पावर सिर्फ अल्टीमेट डोलू सोल मास्टर्स के अंदर ही पाई जाती है या फिर आम सोल मास्टर्स के अंदर भी। और मुझे एक और सवाल भी परेशान कर रहा है, आखिर ड्रैगन किंग डाइटियान ने इतनी आसानी के साथ यी शुई को हरा कैसे दिया था? अगर उस समय यी शुई ने खुद को बचाने के लिए डेथ कोर टावर का इस्तेमाल ना किया होता तो शायद अब तक वो मारी जा चुकी होती। युहो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर जॉन भी वहाँ पे सोच में पड़ जाते हैं, पर वो वहाँ पे युहो को उसके एक सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, तुमने बिल्कुल सही ऑब्जर्व किया था, लेवल 90 के बाद टाइटन डोलू सोल मास्टर्स की सोल पावर बिल्कुल चेंज हो जाती है, वो लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और इसी वजह से लेवल 90 से आगे ब्रेक थ्रू कर पाना टाइटन डोलू सोल मास्टर्स के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि लिक्विड सोल पावर को हम बहुत ही आसानी के साथ अपनी बॉडी के अंदर फ्लो करवा सकते हैं, जबकि सॉलिड सोल पावर को अपनी बॉडी के अंदर फ्लो करवा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए कोई कोई तो टाइटन डोलू सोल मास्टर 90 लेवल से आगे बढ़ ही नहीं पाता। इस दौरान हमें अपनी सोल पावर को कंडेंस करते हुए उसे एक सोल कोर में ट्रांसफॉर्म करना होता है। वो सोल कोर हर समय खुद ब खुद ही आसपास की एनर्जी को इकट्ठा करते हुए अपने अंदर स्टोर करती रहती है ताकि उसका ओनर सही समय पे उसका इस्तेमाल कर सके। यही वजह है कि टाइटन लेवल के डोलू सोल मास्टर्स इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं और सबसे ज्यादा पावरफुल है ड्रैगन किंग डाइटियान क्योंकि वो अपनी सोल पावर को सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होने के बावजूद भी फ्लो करवा पाता है, जिसके चलते अभी के लिए ड्रैगन किंग डाइटियान सबसे ज्यादा पावरफुल है। और जानते हुए अपनी सोल पावर को सॉलिड फॉर्म में होने के बावजूद भी फ्लो कैसे करवा पाता है, क्योंकि उसके पास एक नहीं बल्कि दो स्पिरिचुअल सोल कोर्स है और उसी से ही वो लगातार स्पिरिचुअल एनर्जी लेते हुए अपनी ब्लैक होल वाली फॉर्म को मेंटेन करता है। पहला ऐसा कुछ करने वाले सिर्फ 3 अल्टीमेट डोलू सोल मास्टर थे, एल्डर मून, एल्डर यी शुई और ब्लैक ड्रैगन और अब ड्रैगन किंग डाइटियान भी ऐसा करने वाला चौथा अल्टीमेट टाइटल डोलू सोल मास्टर बन गया है। और सबसे अजीब बात तो ये है कि ड्रैगन किंग डाइटियान को छोड़कर बाकी सभी का दूसरा सोल कोर पहले वाले सोल कोर से छोटा था, जिसके चलते वो पूरी तरह से पावर जनरेट नहीं कर सकता था। लेकिन ड्रैगन किंग डाइटियान के मामले में ऐसा कुछ भी नहीं है। और साथ ही साथ मास्टर जॉन वहाँ पे युवा को समझाते हुए कहते हैं, और क्योंकि तुम्हारे पास 12 मास्टर सोल्स हैं तो लेवल 90 में ब्रेक थ्रू करने के बाद तुम हमसे ज्यादा आसानी के साथ अपनी दूसरी स्पिरिचुअल कोर को भी बना पाओगे और यही बात तुम्हें आम लोगों से ज्यादा खास बनाती है। मास्टर जॉन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि युवा वहाँ पे उनसे सवाल करते हुए पूछता है, मास्टर क्या होगा अगर मैं अभी के लेवल पे ही एक सोल कोर को क्रिएट कर लूं? हाँ, तुम ऐसा कर तो सकते हो, इवन इसमें तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा भी होगा। तुम बहुत ही तेजी के साथ लेवल 89 तक पहुंच जाओगे, लेकिन फिर तुम उससे आगे ब्रेक थ्रू नहीं कर पाओगे क्योंकि लेवल 90 में ब्रेक थ्रू करने के लिए फिर तुम्हें अपनी दूसरी स्पिरिट कोर को भी क्रिएट करना होगा, जो कि आम लोगों के लिए लगभग इम्पॉसिबल होता है। लेकिन ये सब सुनने के बावजूद भी हम देखते हैं कि वो वहाँ पे फैसला लेते हुए कहता है कि मैं अभी अपनी सोल कोर को क्रिएट करूंगा, जिस पे मास्टर जॉन भी वहाँ पे उसका साथ देते हुए कहते हैं कि अब अगर तुमने फैसला कर ही लिया है तो चलो तुम यहीं पे रुककर अपनी प्रैक्टिस करो, तब तक मैं यहीं पे रुककर तुम्हारी रक्षा करूंगा। जैसे युवा वहाँ पे अपनी कल्टीवेशन करने के लिए बैठता है तो वो बहुत ही जल्द अपनी लिक्विड सोल पावर को सॉलिड सोल पावर में ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर देता है। और ऐसा होते ही हम देखते हैं कि युवा की बॉडी से वहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा निकलने लगा था, जो कि उसकी बॉडी से होता हुआ सीधा ऊपर आसमान में जा रहा था, जिसके चलते हम देखते हैं कि सी कोड पवेलियन के सभी मास्टर्स भी वहाँ पे आ चुके थे। लग रहा था कि आज के दिन शायद कोई टाइटल डोलू सोल मास्टर्स बनने वाला है, पर वो बेचारे कहाँ जानते थे कि ये कारनामा तो युवा सर अंजाम दे रहा था। वो सिर्फ वो लोग ही नहीं बल्कि हम देखते हैं कि पूरी की पूरी शर्क अकेडमी वहाँ पे उस खतरनाक एनर्जी को देख रही थी, जो कि हर गुजरते पल के साथ और भी ज्यादा पावरफुल होती जा रही थी। जबकि अंदर की तरफ हम देखते हैं कि वो वहाँ पे 80% तक अपनी सोल कोर को क्रिएट कर चुका था। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पे उसकी बॉडी के अंदर एक ब्लैक होल बनना शुरू हो जाता है, जो कि वहाँ पे उसकी सोल को उसके अंदर खींचने लगा था। पर युवा की सोल वहाँ पे पूरी तरह से उस ब्लैक होल के अंदर जा पाती उससे पहले ही हम देखते हैं कि टैनमिंग वहाँ पे बीच में आते हुए युवा को बचाकर अपनी लेग सोल फॉर्म को युवा के साथ मर्ज कर देता है। साथ ही साथ वो वहाँ पे युवा को तसल्ली देते हुए कहता है कि मेरे होते हुए तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, तुम बस अपना काम जारी रखो। टैनमिंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस बैंग बैंग वहाँ पे परेशान होते हुए कहती है, टैनमिंग ये तुम क्या कर रहे हो? तुम युवा के सोल पावर के साथ अपनी लाइफ सोल पावर को मर्ज कर रहे हो। तुम जानते हो ना ये कितना ज्यादा खतरनाक है। अगर युवा गॉड बनने में नाकाम हो गया या फिर किसी दिन मारा गया तो तुम भी उसके साथ ही खत्म हो जाओगे। मिस बैंग बैंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि टैनमिंग उन्हें वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है, जिस दिन मैंने युवा को चूज किया था उसी दिन मैंने ठान लिया था कि अब हमारा जीना और मरना एक साथ ही होगा। और ये कहकर वो वहाँ पे युवा से कहता है, युवा मेरे दोस्त मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम अपना काम जारी रखो। टैनमिंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि युवा भी वहाँ पे अपना पूरा दम लगाकर अपनी डेस्टिनी आई की पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे सीधा वहाँ पे उस ब्लैक होल के अंदर डाल देता है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि युवा वहाँ पे अपनी सोल कोर को क्रिएट करने में कामयाब हो गया था और अब युवा को वहाँ पे अपने सोल सीरियलम के अंदर एक बहुत बड़ा ब्लैक होल दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर युवा वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कह रहा था, इस ब्लैक होल के अंदर एंडलेस डार्क
फिटनेस एनर्जी मौजूद है जो कि सीधे सीधे मेरी बॉडी के साथ कनेक्टेड है। मैं अभी से फील कर पा रहा हूँ कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ। ये बिल्कुल एक नया एहसास है। क्या यही है मेरा सोल कोर? और यो कैसा कहते हैं, हम देखते हैं कि हमारा ये कमाल का एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करते हैं और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।